पीछे वालों को विशेष नमस्कार। हाँ जी, बोर्ड साफ। उधर वाला कर दो एक बार। हाँ जी, बोलिए। और ब्रेक के पहले थोड़ी चर्चा हुई। शरीर और मैं दो अलग अलग एंटिटी है, इसको लेके कुछ चीज़ें आपने लिखवाई, कुछ चर्चा में आई। कोई पॉइंट ऐसे हों जो आप ही कुछ लोग का ध्यान गया हो तो उनको और देख सकते हैं। हाँ जी, जितने पॉइंट्स आए हैं इसके अलावा कर दो। नहीं, बाकी रहने दो। जैसे इस बात पे क्लैरिटी हो गई कि शरीर का जन्म होता है, शरीर बच्चा होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है, शरीर मेल या फीमेल होता है। मैं बच्चा नहीं होता कैसे पता चले? मैं बच्चा या बूढ़ा नहीं होता, शरीर बच्चा या बूढ़ा होता है, शरीर स्त्री और पुरुष होता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। हाँ जी, बच्चों को थोड़ा इनको जाओ शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, गुड। भैया ज्ञानावस्था फिर ज्ञानावस्था मनुष्य आता है, जीवन आता है? मानव तो वापस तो लौटा रहा है शरीर के माध्यम से है। ऐसा जीवन वापस तो लौटा रहा है शरीर के माध्यम से। जैसे शरीर मिट्टी में मिलता है तो खाद बन जाती है, वो वही चीज पौधों की भी हेल्प करता है। और धीरे धीरे बोलो ना। जैसे मानव मिट्टी में मिल जाता है। मानव मिट्टी में नहीं मिलता, शरीर मिट्टी में मिलता है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो उसमें खाद तो बनती होगी। हाँ, खाद बनती तो फिर अच्छी वाली। वो प्राणावस्था में भी जाती है, प्राणावस्था की भी तो हेल्प करता है। और वो फिर जीवावस्था कोई जानवर मनुष्य को खा जाता है, मनुष्य के शरीर को खा जाता है, तो उसमें भी तो हेल्प कर रही है। शरीर शेर को जिंदा रखने में तो उसको तो ऐसा ही चाहिए। थोड़ा मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया, थोड़ा ऐसा माइक रख के अच्छे से बोलो, धीरे धीरे बोलो। कोई बात नहीं, ठीक बोल रहे हो। हाँ, बोलो। जैसे आपका शरीर है, आपका ऐसे मेरा शरीर है, तो एक धरती में मिलेगा तो जो खाद तो बनेगी। उससे सबसे पहले तो उसको पदार्थ अवस्था का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके खाद बनी तो वो प्राणावस्था की भी हेल्प करेगी। उसका भी ठीक तो है, ठीक बोल रहे हो। फिर पूरक तो होंगे। हाँ, तो ठीक बोल रहे हो। मैंने कहाँ बोला कि नहीं होता? मैंने ऐसा बोला कि नहीं होता? अच्छा, रिटर्न कर रहे हैं। ये तो हम नहीं कर रहे, ये तो हो रहा है।
आपने इसमें क्या कर दिया? आपने कुछ नहीं किया, ये तो हो रहा है। आपने क्या किया? आपने ग्लोबल वार्मिंग किया, फैमिली वार्मिंग किया। हमने किया ये कि हमको अपनों के साथ जीना नहीं आया, जबकि हम समझेंगे तो जी लेंगे। हमने नेचर के साथ में पोल्यूशन किया। एक दिन हर शरीर को मरना ही है, मरने के बाद वो मिट्टी में जाना ही है और वापस शरीर बनना ही है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो नेचुरल घटना है, वो नेचर में है। तो निश्चितता चारों में पहले ही सही है। निश्चितता मतलब सब एक दूसरे के बिना थोड़ी ना होंगे, एक दूसरे से बिना, सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ, इसीलिए तो कोएग्जिस्टेंस बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना नेचुरल प्रोसेस है उसमें हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ मानव निर्णय पूर्वक कुछ करता है वहाँ उसको निर्णय लेने की समझ नहीं है, इसलिए कुछ गड़बड़ करता है। तो मानव का शरीर, गर्भ में शरीर का बनना, शरीर का पैदा होना, शरीर का जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना, मिट्टी में मिल जाना, वापस शरीर बनते रहना, ये सब नेचुरल क्रिया है। इसमें मानव की कोई भूमिका ज़्यादा है नहीं। मानव की भूमिका कहाँ है? अपनों के साथ कैसे जीना है, नेचर के साथ में जो भी चीज़ें हमको ज़रूरत है उसको हमको कैसे पाना है। तो जहाँ हमारी जीने की बारी आई है वहाँ हम अभी इवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं, नहीं समझे हैं, इसलिए कुछ गलती करते हैं। ठीक है, बढ़िया भैया। हाँ, कहाँ हो? हाँ, एक जीवन एक शरीर के माध्यम से समझ पाता है। कई बार ऐसा होता है मेरे शरीर में जो जीवन है वो दूसरे के जीवन को भी समझ पाता है। जैसे कई बार हमने देखा है ना कि मैं ही आपको समझ पाता हूँ कि नहीं? मतलब तो मानव के पास वो ताकत है, जीवन में वो ताकत, समझने की ताकत शरीर में है कि जीवन में है? जीवन में है। तो हर जीवन में वो ताकत है कि वो पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है, वो अपने होने को समझ सकता है, मुझको कैसे जीना है इसको समझ सकता है। इसलिए फाइनली कंटेंट इतना ही है कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। अभी सारी हमारी जो भी कुछ एजुकेशन हमने पाई उससे ना तो ये संसार का पता चला ये क्यों है ना। जैसे डार्विन ये नहीं बताता कि आदमी का पर्पस क्या है, डार्विन ये नहीं बताता कि अब आदमी के एक सर है, दूसरा सर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उंगलियां 5 ही हैं, 10 होंगी कि नहीं होंगी, शरीर और विकसित होगा कि नहीं होगा। अच्छा, और इतना ही विकसित, जैसा विकसित हुआ है ऐसा ही क्यों विकसित हुआ है। ठीक है, मैंने सब समझ लिया, पूरा ब्रह्मांड समझ लिया, फिर क्या? ऐसा मानने से होता नहीं है ना। मतलब नेक्स्ट क्या? मतलब ठीक है, मैंने सब मान लिया, फिर नेक्स्ट क्या? अभी तो 3 दिन और बचे हैं, फिर देख लेते हैं। मानने से कुछ होता नहीं। फिर ये गाड़ी किधर जा रही है? गाड़ी किधर जा रही है? वही गाड़ी का कुछ पार्ट्स अभी खुले हैं, कल पूरी गाड़ी खुलेगी, आज शाम से खुलना शुरू हो जाएगी, तब एक बार देख लेते हैं। सारा जानने के बाद खत्म यात्रा? मैं सारा जानने के बाद शुरू यात्रा। उसके पहले देखो क्या हाल है, और कितने बच्चों का आपने क्या हाल किया होगा। नहीं, मतलब सबका ऋण आपके ऊपर है। कितने बच्चे आपने भ्रमित किए होंगे। क्या हाल, मतलब IITN बनाया, IITN बना दिए, वो देखो IITN बना दिए। जो नोट कमा रहे हैं वो तो खुश है ही ना भैया। ओ जो आपको भी पता है क्या खुश है। आज मैं और शरीर अलग अलग हूँ, इसका एक ही आधार है कि मेरे में कल्पना करने की शक्ति है, कल्पनाशीलता का यही एक आधार बनता है। हाँ, तो कल्पनाशीलता की असीम ताकत है। शरीर की ताकत सीमित है, कल्पनाशीलता की ताकत असीमित है। कई एंगल से देखेंगे तो बहुत साफ दिखाई देगा, कोई खास बात नहीं है। और एक दूसरी बात वो समझ इसमें लगा जो व्यवहार पक्ष है कि अब देखने मैं मेरा इसको ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो व्यवहार तो हमने किया ही नहीं, मानव का मानव के साथ अभी तक मानव जाति में व्यवहार करने की योग्यता नहीं है। तमाम आपका IT और IIM और PhD और सब कुछ, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड सब शामिल करके कार्य पे गया वो सारा कुछ। व्यवहार एलन मस्क भी व्यवहार करना नहीं आता उसको, समझ में आया? वो टेस्ला जो है उसका तो क्या है, वो तो बाई कुछ भी कर लो, वो तो वो और रोबोट से व्यवहार करा के दिखाओ, व्यवहार की क्वालिटी ला के दिखाओ। क्योंकि हमारे पास अभी मानव की ही क्वालिटी नहीं है, मानव को अभी हमने मशीन की जैसे यूज़ किया है, इसलिए कुछ काम जो मानव करता है वो मशीन भी कर लेती है, इसमें गलती नहीं है।
लेकिन मानव को इतना ही आंकना, यदि मानव को केवल आहार निद्रा भय प्रजनन से आंकेंगे तो कुत्ता भी करता है, गाय भी करता है, शेर भी करता है, तो मानव 2 पैर का जानवर हो गया। लेकिन मानव इतना नहीं है। तो मानव की हैसियत ये है कि वो पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है और उसके साथ में जी सकता है। और बढ़िया स्टेटमेंट आएंगे, उसको आप देखिएगा। कल जरा मशीन को खुलने दो, फिर पता चलेगा कि आदमी की महिमा क्या है। हाँ जी। हाँ साहब, एक प्रश्न वो कल का अभी उत्तर देना बाकी है। हाँ, जो जीवन है वो शरीर में किस जगह रहता है? हाँ, ये बात ठीक। चलिए थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, तो जितनी बात हमने अभी तक की है उसमें कुछ कुछ बातें आपके ध्यान में आई। कल भी हमने कुछ बातों से शुरू किया था। कल हमने चर्चा किया था कि पेन आँख से दिखता है क्या, है ना। देखो, आप एयरपोर्ट वगैरह पे कभी जाते हो ना, या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, तो अचानक सीढ़ी आ जाती है, तो वहाँ पे एक लाइन लिखी होती है, माइंड योर लेग्स। ये माइंड क्यों लिखा है यार? ठीक से टांग रखो ऐसा बोलो। माइंड बीच में कहाँ से ले आए? हाँ, इसका मतलब है जब कोई चीज़ को नहीं देख पाता तो आप क्या बोलते हो? ध्यान से देखो। इसका मतलब ये हुआ, घर में ऐसा अक्सर होता है, आप कोई सामान ढूंढने गए और जब तक वहां पहुंचे ये भूल गए कि लेने क्या आया था। कितना ही आंख फाड़ फाड़ के देखते रहो, कुछ समझ में नहीं आता क्या क्या लेने आया था। फिर वापस घूम के चलते हैं, तब याद है, अच्छा वो कैंची लेने आया था। वो वहीं थी पहले भी, आंख पे चित्र भी बना था, ब्रेन पे उसका रिस्पॉन्स भी गया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन देखने वाला गायब था। देखने वाला भूल गया कि क्या लेने आया था, तो आपको कैंची दिखाई नहीं देगी। आपने किसी को फ़ोन लगाया, पुराने फ़ोन में होता था, ऐसे घुमाते थे, जब तक 4 बार घुमाया यही भूल गया किसको घुमा रहा था। उधर से वो हेलो बोलता है, अब ये नहीं बोल सकता तुम कौन हो, है ना। बहुत प्रेशर आ जाता है, आजकल तो मोबाइल में दिख जाता है किसको फ़ोन लगाया। तो जब तक फ़ोन लगाया तब तक ये भूल गया किसको लगाया। अब वो पूछ रहा है हेलो, अब क्या बोलूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है किसको लगा दिया। ठीक, इसका मतलब लगाने के बाद लगाने वाला भूल गया। एक आदमी मर गया, उसकी आंख निकाल के जिंदा आदमी में डाल दिया। मरे हुए आदमी में वही आंख नहीं देख रही है, जिंदा आदमी में वही आंख देख रही है। इसका मतलब आंख तो ठीक है, देखने वाला गायब था, है? हाँ, मरे में ध्यान देने वाली चीज नहीं है ना। आपने कोई बहुत स्वादिष्ट चीज खाई, अंदर से बहुत चिंता थी, खाते खाते यही पता नहीं चला नमक था कि नहीं था, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था। तो कितनी भी बड़ी टांग के टूट के 3 टुकड़े हो जाए एक्सीडेंट में, आपको कोई दर्द नहीं होता है। जिस समय टांग टूटती है उस समय कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप वहाँ होते ही नहीं हो, आप तो सोच रहे होते हो कुछ और, बीच में टूट गई। ठीक, दर्द कब होता है? जब मेरे को पता चलता है कि मेरी टूट गई, है ना। आप लोग के साथ, कितने लोग के साथ ये घटनाएं हुई हैं, कभी ना कभी कुछ हुआ है। तो जिस समय होता है उस समय कोई दर्द नहीं होता है ना। ये देखो मेरे हाथ में 3 स्टिचेस यहाँ हैं, 5 यहाँ है और 3 इधर है। मैं क्लास 7th में था, हरियाणा के एक हॉस्टल में रहता था, मैं और मेरा भाई। किसी बात पे मेरे और भाई की लड़ाई हो गई, उसने मेरे को मार दिया। अब मैं उसकी सेवा करने के लिए इतना उत्सुक था कि कुछ भी हो जाए, सेवा तो इसकी करनी है। उसने कमरे में जाके अंदर से चिटकनी लगा लिया। अब क्या करूं, वो कमरे के अंदर, मैं कमरे के बाहर। तो हॉस्टल में वो कांच की खिड़कियां, कांच का वो रहता है दरवाजे में, वार्डन आते जाते देखते रहता है। तो पहले मैंने मुक्का मार के कांच फोड़ा और फिर भाई की सेवा की जम के। जब भाई की सेवा हो रही थी, वो बोला यार देख तेरा खून निकल गया है। मैं बोला सेवा तो मैं कर रहा हूँ, खून तेरा ही है। बोले नहीं नहीं तेरा ही है। तो जब उसने 3 बार बोला तो मैं देखा, तो यार, तो ये ऐसा शानदार पीस कट के, ½ इंच गहरा, जब वो कांच फोड़ा
तो कांच का ऐसा खरोंचता हुआ चला गया होगा। तो ये 3 पीस निकल के ऐसे शानदार और नीचे से शानदार वाइट कलर की हड्डी दिख रही थी। तो जब मेरे को भरोसा हो गया मेरा ही है, तब दर्द शुरू हुआ। मेरे को बिल्कुल याद है, मैं देख रहा हूं, और जब मैंने स्वीकार लिया कि मेरा ही है, तब दर्द शुरू हुआ। उसके पहले कोई दर्द नहीं था। इसका मतलब ये है, आप सबकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। किस किस की गाड़ियां बाहर हैं? गाड़ियां किस किस की बाहर खड़ी हैं? बाहर तो बहुत सारी गाड़ियां। हाँ जी, आप सबकी गाड़ियां मान लीजिए बाहर खड़ी हैं, सबको आग लगा दी जाए, आपको क्या दिक्कत है? जब तक आपको पता ना चले तब तक कोई दिक्कत नहीं है। पता चलने के बाद दिक्कत एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। किसको दिक्कत ज़्यादा होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे पतियों से मिलता हूं जिनकी पतियां रो रो के बताती हैं कि हमारे पति के लिए हमसे ज़्यादा कार महत्वपूर्ण है। हमको स्क्रैच लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, कार को स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। तो जिसको कार से जितना मोह है उतना दर्द होगा। उसी तरह से यदि लोकल एनेस्थीसिया लगा दें तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने लाल रंग का कुछ पोत दिया और बढ़िया बोरे जैसा सिलता रहा। मैं डॉक्टर से बात करता रहा। तो अपने को कोई दिक्कत नहीं जब तक सूचना नहीं आ रही है। जब तक मुझ तक सूचना नहीं आई तब तक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम छोटे छोटे पीस काट के ले जाओ, अपने क्या फर्क पड़ता है? अपने को सूचना आई नहीं रही है, आंख से दिख रहा है हाथ गया, लेकिन दर्द कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि दर्द भी शरीर में अव्यवस्था होती है। दर्द मैं महसूस करता हूं, उस अव्यवस्था को मैं दर्द के रूप में महसूस करता हूं। तो दर्द जिसको होता है वो मैं हूं। शरीर में केवल अव्यवस्था होती है। शरीर कुछ चाहता नहीं है, शरीर कुछ करता नहीं है, शरीर कुछ बोलता नहीं है। शरीर शुद्ध रूप से फिजिकल केमिकल रियलिटी है। शरीर को भूख नहीं लगता है। देखो कितना बढ़िया। बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा रोता है, हमको भूख लगती है तो हम हंसते हैं। क्यों? घटना एक ही है। भूख लगने से बच्चा रोता है, हम हंसते हैं। क्यों? तो भूख लगने का क्या मतलब है? तो आमाशय में लगातार एसिड निकलता रहता है। जब तक खाना रहता है वो खाने में मिलता रहता है। जब पेट खाली हो जाता है तो वो एसिड पेट को जलाता है। तो पेट को जलने का मतलब है कि हमको, बच्चे को समझ में नहीं आता है और पेट जलता है तो वो रोता है। हमको पेट जलने का मतलब है अब कोई स्वाद मिलेगा। तो हमारा ध्यान पेट के जलने पे नहीं है, वो जो स्वाद मिलने वाला है उस पे है। इसलिए हमको खुशी होती है कि अब खुल के भूख लगी है, अब जम के खाएंगे। तो इसका मतलब है पेट को भूख नहीं लगती, वहाँ तो एक घटना घट रही है। तो शरीर ना कुछ चाहता है, चाहने का काम जीवन में है। शरीर ना कुछ बोलता है, जो मैं सोचता हूँ वो मैं बोलता हूँ। मैं मन ही मन सोचते, कल ये बात हुई थी, बिना मुंह के बोलना, बिना कान के सुनना लगातार होता ही रहता है। आवश्यकता अनुसार मैं मुंह का उपयोग करता हूँ, आवश्यकता अनुसार कान का उपयोग करता हूँ, और आवश्यकता अनुसार आँख का उपयोग होता हूँ। आँख नहीं होगी तो कुछ दिखाई देगा? आँख नहीं होगी तो कुछ दिखाई देगा? आँख नहीं होगी तो कुछ दिखाई देगा? नहीं, बॉडी लैंग्वेज नहीं। आँख नहीं होगी तो कुछ, बिना कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ दिखाई देगा? बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा। बाहर की बात कर रहा हूँ। बाहर का कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा। आँख नहीं होगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अब आपकी भाषा देखो, मैं छू के देखता हूँ, इसका मतलब छूने से आपको दिखाई देता है। मैं खा के देखता हूँ, पी के देखता हूँ, चल के देखता हूँ, सूंघ के देखता हूँ, और बोल के देखता हूँ, और देख लूँगा और दिखा दूँगा। इसका मतलब देखना मतलब समझना।
समझता कौन है? मैं समझता हूँ कि शरीर समझता है? मैं समझता हूँ जैसी मेरी पात्रता है वैसा समझता हूँ, जैसी मेरी पात्रता है वैसा समझता हूँ। एक ही कॉन्सेप्ट सबके सामने कहा जा रहा है, सबकी समझने की क्वालिटी एक जैसी होगी? नहीं होगी। किसी को एक शिविर में इतना समझ में आता है कि जिंदगी में 180 डिग्री शिफ्ट आ जाता है, एक ही शिविर में आमूलचूल परिवर्तन, और किसी को 10 शिविर करके भी कुछ ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। इसका मतलब ये ब्रेन का फर्क है कि जीवन की पात्रता है। जितने निष्कर्ष उसके पास पहले से हैं, यदि उसको लगता है कि इंद्रियों में ही सुख है, पैसे में ही सुख है और रूप दल धन पद में ही सुख है, तो वो सुन ही नहीं पाता है, या पास्ट का बैगेज जितना है तो सुन ही नहीं पाता है। तो इसका मतलब है आदमी के सुनने की क्वालिटी और सुनने की पात्रता। सुनने की पात्रता जितनी होगी, जितनी हमारी तैयारी होगी, उतना कम सुनने से सीधा सीधा निष्कर्ष आता है और सीधे हम उस रियलिटी को फील कर पाते हैं जिसकी बात की जा रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं आँख केवल बायोलॉजिकल लेंस है, इसका और कोई मतलब नहीं है। देखने वाला मैं हूँ। यदि मैं उपलब्ध नहीं हूँ तो आँख खुली है, दिखाई कुछ नहीं देता है। जैसे पुराने जब स्कूल में बुक नहीं पढ़ते थे, बुक सामने रखी रहती थी, काला ही काला दिखते रहता था, और वही पैरा 4 बार पढ़ लिया, फिर लौट के वही पैरा पढ़ लिया। इसका मतलब है आँख से दिखता होता तो जो भी सामने होगा सब दिखाई देगा, क्योंकि रेटिना पे चित्र एक समान पड़ता है। जो भी सामने होता है वो दिखता है कि जो मैं चाहता हूँ वो दिखता है। आप एक मॉल में गए, आँख पे तो आँख के रेटिना के सामने जो भी कुछ है वो चित्रण बना, वो चित्र बन रहा है, लेकिन मेरे को क्या दिखाई देता है? जो मैं देखना चाहता हूँ। इसका मतलब है आँख पे केवल चित्र बनता है, वो चित्र ब्रेन पे प्रोसेस होता है, ब्रेन पे उस चित्र को देखने वाला मैं हूँ, मेरी चेतना के अनुसार दिखाई देता है। जैसी मेरी समझ है, जैसी मेरी चेतना है, वैसा दिखाई देता है। और इसका मतलब है कि आदमी की चेतना बदलती ही है और उसके अनुसार दृश्य बदलता है। तो बोलते हैं ना, नजरें बदल जाती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं। ये नजरें बदल गई तो क्या हो गया? नजरें बदल गई तो आपकी पात्रता बदली है, आपकी चीज़ों को देखने की गहराई बदली है ना। आप पहले से ज़्यादा सूक्ष्म देख पा रहे हैं, है ना। तो देखने का दृष्टि कैसा होता है उसको आगे चर्चा करेंगे। एक आदमी को केवल फिजिकल दिखाई देता है, जो आर्किटेक्ट है उसको क्या दिखाई देगा? उसको बिल्डिंग का आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है। किसी को साधना करने की जगह दिखाई दे रही है। तो हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि के अनुसार, उसकी प्रायोरिटी के अनुसार जैसा वो देखना चाहता है वैसा उसको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है आप भाषा कैसा प्रयोग करते हो? ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से खाओ, ध्यान से सो, ध्यान से चलो। इसका मतलब ये ध्यान कौन है? ये किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? ध्यान क्या चीज है? और ध्यान देता हूं तो बिल्कुल मेरा फोकस अलग तरह से काम करता है, ध्यान नहीं दिया है तो अलग तरीके से काम करता है। तो ध्यान क्या चीज है ये आगे समझेंगे। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? भैया, ये मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि, ये चारों मिलकर के मैं बन रहा हूँ, तो डेवलप कौन हो रहा है? ये अपने में एब्सोल्यूट है? ये ऐसा है कि मन की देखने की एक लेवल तक की ताकत है, वृत्ति की देखने की उससे अधिक ताकत है, चित्त की देखने की, बुद्धि की देखने की, आत्मा। तो फैकल्टी की, सारी फैकल्टी की अपनी अलग अलग ताकत है। जब आदमी मिनिमम लेवल पे है तो केवल मन के लेवल पे जीता है, केवल फिजिकल चीज़ें देखता है। तो इस सारी फैकल्टी की ताकत अलग अलग है। संभवतः परसों सारे को खोलेंगे। फिर हम असीमित शक्ति किसकी बोल रहे हैं? असीमित का मतलब है कि जीवन में जितना भी, जीवन की चाहत निरंतर, जीवन की सारी क्रिया निरंतर, हमेशा चलता ही रहे। सोचने समझने की ताकत खत्म नहीं होती है। आप भूखे हो कि आप बहुत खाए हुए हो, सोचने समझने की ताकत आदमी की बनी ही रहती है। तो ये जो आदमी के पास सोचने समझने की ताकत है ये निरंतर है, इसको अनलिमिटेड बोला। फिर मैं पूर्ण हूँ, मैं एब्सोल्यूट हूँ, ये कौन बोल रहा है? मैं ना। हाँ, ये मैं जब अपने आप को कंप्लीटली पहचान पाता हूँ, हाँ। तब मैं पहचान पाता हूँ कि हाँ मैं अधूरा हूँ। का क्या मतलब है? मैं दूसरे की नेगेटिविटी से प्रभावित होता हूँ, इसका नाम अधूरापन है।
मेरे भीतर भय है, अभाव है, नेगेटिविटी है, ये अधूरापन है। मतलब मैं कोई चीज़ को नहीं समझता हूँ, ये अधूरापन है। मैं संपूर्ण को समझता हूँ और मेरे भीतर कोई नेगेटिविटी नहीं है और मैं दूसरे को भी ऐसा होने में सहयोगी हो सकता हूँ, ये पूर्णता है। मतलब मैं इस जागृत अवस्था में पूर्ण हूँ, हाँ, उससे पहले तो बस मैं incomplete भ्रमित ही है। अवस्था में इनकम्प्लीट हूँ। जब तक मन वृत्ति चित्त है मैं इनकम्प्लीट हूँ, तब तक जिंदा रहने का काम होता है। तब तक गाड़ी डिज़ाइन कर सकते हो, चांद पे जा सकते हो, ये सारे काम अब मतलब भ्रमित स्थिति में सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आता है। लॉजिक और मेमोरी का खेल है जितना संसार हमको दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई देता है, अपने में तृप्ति नहीं है, संबंध में तृप्ति नहीं है, समाज में भय है, नेचर का जो भी अंतिम रहस्य है वो उद्घाटित नहीं हुआ है, फिर वो आगे बुद्धि और आगे का खेल। और ये जो सेल्फ है, मैं जिसको बोल रहे हैं, इसका साइज एक ड्रॉप का 1,00,000वां हिस्सा इतना छोटा हमने बताया। चलो, परमाणुविक स्वरूप है। हाँ, तो इसमें इतने लाखों वर्षों के जन्मों के संस्कार वो कैसे, मतलब सब फेल हो गया यहाँ साइंस फाइंस। ठीक है, मेरा इतना ही कहना है कि सूक्ष्मता में जो विशालता है, एक परमाणु को देखें। एक परमाणु हीलियम का एटम का सब जो ऑर्बिटल पार्टिकल है वो 77 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से रिवॉल्व करता है। ये धरती है ना 1 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से सन के चारों तरफ घूमती है। ये सोलर सिस्टम 7 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से घूमता है। ये गैलेक्सी 22 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से घूमता है। इसका मतलब है कि नेचर में जो सूक्ष्मता है, हमारे को स्थूल से वो सूक्ष्म लगता है, लेकिन जो रियलिटी अपने आप में है वो है। अब परमाणु के पार्टिकल एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके और तमाम ब्रह्मांड तक कैसे कोई रिलेशन को पहचाने हुए है और कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। यदि चांद की गति को हम कल्पना करके देखें तो हमारी इमेजिनेशन में नहीं आ रही है ना। ये सन है, ये धरती है, ये चांद है ना, ये चांद है, ये धरती है, और फिर ये गैलेक्सी होगी, फिर इसकी भी कोई गति होगी, और फिर उसकी भी कोई गति है ना। अब कितनी गति? चांद 3600 किलोमीटर पर आवर धरती को लपेट रहा है, धरती 1 लाख किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब चांद की गति कैसी होगी? इधर धरती, इसकी गति 7 लाख सोलर सिस्टम। अब चांद का क्या हाल होगा? चांद को अपनी गति मेंटेन करना है, धरती की गति मेंटेन करना है, सोलर सिस्टम की गति मेंटेन करना है, उसके बाद 22 लाख, उसके बाद आगे भी होगा, अपने को पता नहीं है। कितनी सूक्ष्मता है। और यदि 0.0001 डिग्री का डेविएशन हो गया तो रोज़ दिवाली होगी, सब आपस में टकराएंगे, है ना। इतना प्रिसीजन, और रोज़ खबर आती रहती है, अब टकराने वाला है, अब कोई स्टेरॉयड आने वाला है, मेटेरॉयड आने वाला है, सब ठीक ही चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि सृष्टि की गति को देखोगे, अभी तक वो ब्रेन में, अभी तक आदमी का जीन्स में बोलते हैं कितना, 4 लाख जीन्स हैं, और 40,000 अभी हमने डिकोड किया है, या और ज़्यादा है कुछ है। तो अभी तो हम डिकोड भी नहीं कर पाए हैं, वर्किंग पूरी समझें अभी तो बाद की बात है। सेल बनाने का सारा मटेरियल हमारे पास है, उसको मिलाने से सेल सांस नहीं लेता है, ये अभी तक नहीं हुआ है ना। हो गया हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। तो जब हम नेचर को समझने जाएंगे तो नेचर की जो खूबसूरती है, उसकी जो माइक्रो, एक वो फिल्म आती है ना, वो 10⁻27 10⁻+27, बहुत ऊपर जाके देखते हैं तब भी इतना ही दृश्य है, और एक एटॉमिक लेवल पे जाके देखते हैं तब भी वही दृश्य है। एक कोई फिल्म थी, मेरे नाम याद नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जीवन नाम की जो एंटिटी है ना, अब उसका जो भी अपना स्वरूप है और जो उसकी सूक्ष्मता है, और उससे भी सूक्ष्म कोई रियलिटी है, वो भी आगे की बात है। तो इसका मतलब है ये अपना वो नहीं होता है होम्योपैथी, वो एक ही बूंद को मिला मिला के भाई लोग वो कहाँ तक ले जाते हैं। तो सूक्ष्मता की कोई अपनी महिमा है, ऐसा बोल।
अभी हम डिस्कशन ये हुआ था कि एक्सीडेंट कुछ होने के बाद मेरे साथ भी जब एक्सीडेंट हुआ था हाँ तो मुझे एक्चुअली पेन फील नहीं हुआ। हाँ मैं इनफैक्ट काफ़ी देर तक कुछ और करता रहा, फिर हाँ। सडनली रियलाइज़ किया कि बहुत खून जा रही है और फिर बेहोश हो गया। हाँ तो आपने एक लाइन बोली है कि जब हम अपने वुंड को देखते हैं, क्योंकि हमारा शरीर के साथ हमारा इतना मोह है, तो सडनली हम रियलाइज मतलब दैट मे रियलाइज कि इट इज़ माई बॉडी एंड इट इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम, कुछ अव्यवस्था दिखता है उसको और पेन फील करती है। सर अगर ऐसा है, इतना मोह है बॉडी के साथ, मतलब इस एग्जाम इससे सो व्हेन अ पर्सन डाइज, जब आदमी मर जाता है, आदमी औरत मर जाते हैं, तो फिर वो बॉडी के साथ तो वैसा ही मोह है, और क्या, तो फिर वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं सर? फिर वो नहीं जाता है छोड़ के। ये बढ़िया आज क्वेश्चन है और बढ़िया समझने लायक बात है। देखो एक तो ये समझ में आया कि ये सबका मोह एक जैसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब है लोगों ने अवेकन्ड माइंड से बिना एनेस्थीसिया लिए भी प्रयोग किए हैं कि अब मैं उस सिग्नल को नहीं पहचानूंगा या मैं उससे अपने आप को डिटैच करता हूं और वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं आएगी तो मेरे को दर्द फील नहीं होगा। तो सार बात इतनी है कि जब तक मुझको पता नहीं चला कि मेरी कार में आग लगी है तब तक मुझको कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कार के साथ में मेरा जुड़ाव कैसा है उसके आधार पर मेरा चीखना चिल्लाना होगा। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि फाइनली मैंने शरीर को ओन किया है और मैं इस शरीर को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। इस शरीर को स्वस्थ देखने के लिए शरीर और मैं का एक संयोग है। तो बेसिकली दर्द हम जेनेटिकली आदमी में कोई परिवर्तन कर दें और दर्द को महसूस करने वाला जीन हटा दें तो इसका पता चलेगा फिर आदमी को चोट लगने से दर्द नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दर्द होना ठीक है कि नहीं होना ठीक है ना। दर्द नहीं होगा फिर तो माई बोलेगी बेटा हाथ कहाँ छोड़ा है, क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं चला कट के कहाँ गिर गया। तो इसका मतलब है कि दर्द एक सूचना है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और आप देखेंगे कि जितना तेज दर्द होता है उतनी ज़्यादा अव्यवस्था होती है। फिर जैसे जैसे वो ठीक होने लगता है, दर्द कम होने लगता है, कोई दिन दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो पता चलता है बिल्कुल ठीक हो गया है। इसका मतलब है बिल्कुल हमारी कार का पेट्रोल पंप का मीटर है। कार फुल है तो फुल दिखाती है, धीरे धीरे वो आगे जीरो दिखाता है, जीरो दिखाया तो मतलब पेट्रोल भर लो। आप एक काम कर सकते हो, उसको लेके उसकी सुई फुल पे रख के टाइट कर दो, हमेशा फुल बताएगी। लेकिन ये तो नहीं चलेगा। इससे ये पता चला कि दर्द मात्र एक सूचना है ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। दुख मात्र एक सूचना है, दुख मात्र एक सूचना है। दुख मेरे को दुखी करने के लिए नहीं है, दुख मात्र एक सूचना है ताकि मैं पहचान सकूं कि किस नियम के विरोध में मैं गया हूं। तो दुख मेरी नासमझी की सूचना है, दुख मेरे शरीर की अव्यवस्था की सूचना है। अव्यवस्था को पहचानूंगा तो व्यवस्था बनाऊंगा, नासमझी को पहचानूंगा तो व्यवस्थित होऊंगा। ये मैकेनिज्म है शरीर का। तो इससे क्या निकला, तो इससे इतना ही निकला कि मैं शरीर के साथ हूं और मैं मेरे शरीर को स्वस्थ देखना चाहता हूं, मैं अपने आप को खुश देखना चाहता हूं। तो जब भी, इसलिए दुख की परिभाषा दिया कि नियम का विरोध ही दुख है। जब भी मैंने किसी के नियम को नहीं पहचाना इसका नाम दुख है। दुख होने का इतना ही मतलब है कि मेरे को किस नियम को और पहचानने की ज़रूरत है। तो बेसिकली वो मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस है। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि बिकॉज मेरा बॉडी के ऊपर मेरा मोह है इसलिए मेरे को दर्द रियलाइजेशन हुआ। मोह नहीं है, उसको बोलें कि बॉडी के साथ मेरी व्यवस्था है। हाँ, मोह वो थोड़ा नेगेटिव शब्द है। बॉडी के साथ मेरी व्यवस्था है, ये शरीर मेरे लिए काम का इंस्ट्रूमेंट है, ये शरीर ठीक ठाक बना रहे ऐसा मैं चाहता हूँ। इसलिए जब भी शरीर में कुछ कम ज़्यादा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को दर्द के रूप में मिलती है। सर बट एट द टाइम ऑफ द डेथ, मतलब डेथ के टाइम पे फिर हाँ, तब भी यही सोचना चाहिए कि व्यवस्था में रहना चाहिए। सॉरी छोड़ के क्यों जा रही है सर, छोड़ के नहीं जाना मिस कर गया था। तो देखिए अब ऐसा है, तो एक तो ये समझ में आया कि कोई भी जीवन में मैं शरीर को छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं शरीर को ब्रेन के थ्रू चलाता हूँ। और कोई पॉइंट पे जब हम क्या, इसलिए ब्रेन डेथ को फाइनल डेथ मानते हैं। ब्रेन डेथ होने के बाद भी आप किडनी रिप्लेस कर सकते हो या आंखें रिप्लेस कर सकते हो, सबका अलग अलग टाइमिंग्स हैं। तो बाकी पार्ट्स तो ठीक ही हैं, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं कर सकता पार्ट्स का, क्योंकि मेरे को तो ब्रेन के थ्रू चलाना है। और ब्रेन डेड हो गया तो बात खत्म हो गई। अब ब्रेन डेड हो गया, मैं उस मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मशीन नहीं चल रही है।
कोई पॉइंट पे मैं ये निष्कर्ष निकाल लेता हूं कि अभी ये मशीन नहीं चलेगी, तो मैं उस शरीर को छोड़ता हूं। और बेसिकली मैक्सिमम लोगों के साथ जो होता है, क्योंकि शरीर के साथ हमारा मोह इतना है, तो शरीर के मरने की घटना को मैं तो फेस ही नहीं कर पाता। शरीर मरने के पहले मैं बेहोश हो चुका होता हूँ। तो शरीर मेरी बेहोशी में मरता है और उसके बाद कोई पॉइंट के बाद मैं उस बेहोशी से बाहर आके नॉर्मल होऊंगा, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल होके आगे की यात्रा शुरू होगी। तो अधिकांश लोग मृत्यु के समय पे बेहोश होते हैं, जिन लोगों की कोई तैयारी नहीं है मृत्यु को फेस करने की। इसलिए देखो, भारत में जैन समाज में संथारा नाम की क्रिया होती है। सुने? संथारा, संथारा क्रिया होती है जैन समाज में। संथारा होती है। संथारा का मतलब है कि किसी उम्र में आने के बाद में एक व्यक्ति जब ये रियलाइज करता है कि अब मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहा है ना, तो वो निर्णय पूर्वक शरीर को मरने देता है, खाना बंद कर देता है। निर्णय पूर्वक खाना बंद किया तो मेरे को हो सकता है मेरा कम ज़्यादा ध्यान में हो, 60 से 90 दिन में, 30 से 90 दिन में शरीर मर जाता है। अलग अलग सबकी सीमा है। तो इसका मतलब है संथारा क्या प्रयोग है? मैं नहीं मरता हूं, शरीर मरता है। शरीर मरने का दृष्टा होने का नाम संथारा है। मैं नहीं मरता हूं, शरीर के मरने की घटना को भी उसने अपने ज्ञान के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब है जीने की तैयारी होगी तो मरने की तैयारी भी होगी। अभी ना हमारी जीने की तैयारी है, ना हमारी शादी की तैयारी है, ना हमारी परिवार की आवश्यकताओं की तैयारी है, ना हमारे बच्चों के पालन पोषण करने की तैयारी है, ना हमारी मरने की तैयारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन कोई भी शरीर को मरने के बाद तुरंत नहीं छोड़ता है, वो तो चलाने की कोशिश करता ही रहता है। इसलिए आप देखते हो कई सारे लोग मर के वापस लौट आते हैं, है ना। मर गया था, घोषित कर दिया, वो वैसे ही है जैसे पुरानी मोटरसाइकिल थी ना, किक मारते रहे, नहीं स्टार्ट हुई, अचानक एक किक में स्टार्ट हो गई, तो चल यार ये तो चल गई, चला लेते हैं अभी कुछ देर और। हाँ, भैया मैंने हिस्ट्री में कहीं कहीं पढ़ा हुआ है, उसका जीवन से तो कोई संबंध नहीं है, कि जैसे मन जो है वो ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता है। मनो जो सेल्फ होता है वो ब्रेन के थ्रू पूरे शरीर को चलाता है। हाँ। लेकिन कहीं कहीं ऐसे वॉर में सिर कट जाता है, लेकिन बॉडी फिर भी चलती रहती है। ऐसे कुछ इस तरह के एग्जाम्पल मिले हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि जीवन का कुछ समय तक का प्रभाव, एक तो वो भी है जैसे पेड़ की टहनी काट दो, तुरंत तो नहीं सूख जाता है, कुछ समय तक तो रहता ही है। तो जीवन का शरीर के साथ में कनेक्शन को बनाए रखने का जितना उसका मैकेनिज्म, एक्चुअल मैकेनिज्म तो ब्रेन के थ्रू ही है, लेकिन इमरजेंसीज में ऐसा पाया गया कि कुछ देर तक इस तरह का भी कुछ क्रियाकलाप देखा गया। तो फिर ब्रेन के थ्रू चलाने है वो का ब्रेन क्या के मतलब? नहीं, फिर सेल्फ जब इतना मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेन कट गया और लगातार 50 दिन तक जी रहा है, ऐसा 50 दिन नहीं, बस वो पॉसिबल, वो क्षणिक कोई घटना है। तो फिर अगर ऐसा पॉसिबल है कुछ इंस्टेंट के लिए, तो ब्रेन को फिर माध्यम बनाने की कहाँ जरूरत है? डायरेक्ट काम करें। कह रहा हूँ वो नहीं संभव है, ब्रेन के थ्रू ही संभव है। ठीक है। और ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि इस तरह से मृत्यु हो इंसान की कि वो जब अगला जन्म ले तो वो अपना पिछला जो है वो सारा कुछ याद रख सकें? 10 दिन पहले इसी समय क्या कर रही थी? नहीं, मैं पूछ मैं भी पूछ रहा हूँ, जानना जरूरी नहीं है। मैं भी तो पूछ सकता हूँ। 10 दिन पहले इसी क्षण क्या कर रहे थे? अगर मैं सोचूंगी तो मैं निकाल सकती हूँ। सोचोगी तो उसको भी निकाल लोगे। हाँ, मतलब मैकेनिज्म है। सर लेकिन आप कल्पना करें कि सब याद रह जाए तो क्या होगा? आदमी पागल हो जाएगा। हाँ, वो एक अलग है। तो इसका मतलब है कि जीवन जिन चीज़ों को उपयोगी मानता है उनको मेमोरी में रखता है, जिन चीज़ों को उपयोगी नहीं मानता है उनको पीछे छोड़ के चल देता है। लेकिन वो चित्त में कहीं ना कहीं स्टोर है। चित्त में कहीं रहता है। भैया, हाँ जी, पीछे माइक। हाँ, आप बोलिए। आपने कहा जीवन शरीर को छोड़ के चले जाता है मरने के बाद, तो जाता कहाँ है?
देखो ज़्यादा अच्छा ये है, सूत्र बता देता हूँ कि जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है। लिख सकते हो इसको, अच्छा सूत्र है। जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, मरना समझ में आता है तो मरने के बाद का समझ में आता है। ठीक, इस क्रम से जाएंगे तो जो कल गैप आया वो गैप नहीं आएगा। तो पहले जीना समझने का मतलब है कौन जीता है और कौन मरता है, ये समझ में आएगा। तो पता चलेगा जब मैं सशरीर मानव के रूप में अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ और मैं इस शरीर को चलाता हूँ। शरीर में बेसिकली परमाणु से मिलके बना हुआ है, परमाणु का स्ट्रक्चर बदलता है, इसलिए शरीर का भी बदलता है, इसलिए एक दिन शरीर पूरा ही बदल जाता है, उसको शरीर का मरना बोलते हैं। तो शरीर का नेचर मरना है, वो मरण धर्मा है, इसलिए उसको ऐसा बोला। मैं नाम की जो एंटिटी है ये अपने आप में इसका इतना ही काम है, इसके इतने ही कॉम्बिनेशन है, या तो ये सशरीर है या ये बिना शरीर है, या ये भ्रमित है या ये जागृत है, बस इसके साथ और कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं नाम की जो आइडेंटिटी है ये अमर होती है जैसे इसका हाँ, मैं नाम की एंटिटी क्यों अमर है? मैं की सारी चाहना क्रिया है, मैं की सारी चाहना निरंतर है, मैं की सारी क्रिया निरंतर है, मैं की सारी आवश्यकता निरंतर है। ये समझ में आता है कि नहीं? मैं की सारी चाहना निरंतर है, मैं की सारी क्रिया निरंतर है, मैं की सारी आवश्यकता निरंतर है। ये इससे कम में संभव नहीं है कि कोई इकाई स्वयं में निरंतर है। तो सर जैसे दुनिया की आबादी एक टाइम पे 100 करोड़ थी, आज 700 करोड़ होगी, 800 करोड़ होगी, तो बाकी के 600 करोड़ मैं कहाँ से? इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर में जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस है। जैसे पेड़ पौधों को सरवाइव करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश। पेड़ पौधे की तुलना में हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। धरती के 100 फीट ऊपर तक पौधे हो सकते हैं, और हवा कहाँ तक है? प्रकाश कितना है? मिट्टी कितनी है? पानी कितना है? इसका मतलब नेचर में जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है उससे बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। उसी तरह से पशु पक्षी को जिंदा रहने के लिए फॉरेस्ट और हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश की आवश्यकता है। उसकी तुलना में कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। मानव को जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसका मतलब है नेचर में भी जितने जीवन सशरीर मानव शरीर को चलाते हैं उनकी तुलना में बिना शरीर का जीवन उपलब्ध होने की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगा ही, नेचुरल है। क्योंकि यदि वो ज़्यादा उपलब्ध नहीं होगा और जितने गर्भ उपलब्ध हो गए सारे अबॉर्ट हो जाएंगे। यदि किसी शरीर में गर्भ आ गया, पशु हो या मानव हो, और जीवन उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब है कि जीवन की संख्या भी, जैसे लोहे के परमाणु कितने आवश्यकता अनुसार, एल्युमिनियम के परमाणु कितना सृष्टि की आवश्यकता के अनुसार, जीवन की संख्या कितनी सृष्टि में आवश्यकता अनुसार। तो इसका मतलब है सशरीर मानव के रूप में जितने जीवन किसी शरीर को चलाते हैं उसकी तुलना में बहुत अधिक बिना शरीर के रहता ही है। उधर टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आराम से सब चलता है। तो मतलब हमारे अराउंड काफ़ी सारे मैं हैं जिनको शरीर की प्राप्ति नहीं है बेसिकली। हमारे अराउंड हैं कि नहीं है ये अलग बात है, पर एग्जिस्टेंस में है ही है। और जैसे सर कुछ लोग जो बेबीज होते हैं बॉर्न डेड होते हैं, हाँ, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर जीवन नहीं आ पाया इसलिए वो? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। उसके अंदर ये समझना पड़ेगा कि यदि जितने भी बच्चे अबॉर्ट होते हैं मेडिकली उनके साथ कोई प्रॉब्लम होता है, ये अच्छे से पता चलता है। तो इसका मतलब है कि शरीर की अपनी एक व्यवस्था है। देखो इतने बड़े शरीर में एक कांटा लग जाता है तो लगातार कोई फॉरेन बॉडी है, शरीर उसको नहीं पहचानता है। जब वो बॉल वगैरह डालते हैं, हिप बॉल, ये सब, तो शरीर को उसको अपने स्वीकारने में शरीर एक टाइम लेता है ना। तो इसका मतलब है कि शरीर का मैकेनिज्म है, जो भी चीज़ शरीर के लिए उपयोगी नहीं है शरीर उसको बाहर फेंक देगा। तो उस क्रम में यदि वो बच्चा स्वस्थ पैदा होने के लिए पर्याप्त स्वस्थ नहीं है तो शरीर उसको बाहर फेंक दे रहा है। हाँ जी। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मुझे दर्द होता है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें अगर इसको रीफ्रेस करना हो और हमें ये इमेजिन करना हो कि मैं नहीं है, सिर्फ मस्तिष्क है, तो रीफ्रेस कैसे करेंगे? क्योंकि ऐसा है नहीं तो रीफ्रेस कैसे करें? तो सच्चाई यही है, मैं नहीं खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ।
सही स्टेटमेंट ये है कि मैं शरीर को खाना खिलाता हूँ। सही स्टेटमेंट यही है कि मैं शरीर को नहलाता हूँ। चूँकि मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, इसलिए हमारी भाषा ऐसी बनी हुई है। जब एक्चुअल हम अपने में रियलाइज़ करेंगे कि मेरा एग्जिस्टेंस एकदम इंडिपेंडेंट है, और मैं वो सच्चाई भी आपको शेयर कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा अपना अनुभूत किया हुआ नहीं है, वो मेरे पास सूचना है, तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि आदरणीय नागराज जी के माध्यम से ये पूरा जैसा अनुभूत हुआ वो कैसा है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी हमारी रहेगी। ये केवल आप इन्फॉर्मेशन के लिए अपने पास रखें और धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे। सच्चाई ये नहीं होगी तो कुछ और होगी, वो सामने आएगी। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सामने आ रही है उसको आप माने इसलिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कम से कम हम विचार करें, हम उस पर शोध करें, कुछ तो सच्चाई है और सच्चाई जानना हमारी ज़रूरत है। तो देखिए, एक तो ये कहा जा रहा है ये आप हैं, मुस्कुरा रहा है। देखिए, मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं, अब उसके ये मत बोलना कि इसका आधार नहीं रखा, ठीक है। मैं सीधे सीधे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं, केवल आपके प्रोसेस करने के लिए, आपके मानने के लिए नहीं रख रहा हूं, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर उसको प्रोसेस करेंगे। जीवन के बारे ये कहा जा रहा है, जो इस अनुसंधान का जो बेसिकली जो अनुसंधान है, जो इस अनुसंधान की मौलिकता है कि जीवन अपने आप में एक गठनपूर्ण परमाणु है। अब ये गठनपूर्ण क्या है, गठनपूर्ण कैसे हो गया, इसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। इसके अगला स्टेप होता है जिसको हम अध्ययन बिंदु शिविर बोलते हैं, जिसमें पूरा 7 दिन केवल जीवन पे ही लगाते हैं और उसकी फाइनेस्ट डिटेल तक अंदर जाए से, है ना। अभी केवल मैं उसको प्लेस कर रहा हूँ। तो जीवन नाम का ये गठनपूर्ण परमाणु बेसिकली परमाणविक स्वरूप में है ना। और ये एक बूंद का लाखवां हिस्सा कि 10 लाखवां हिस्सा जो भी होता है, एक ऐसी एंटिटी, इसको चैतन्य इकाई के रूप में पहचाना। ऐसी इकाई जिसमें निरंतर सुख की कामना, जितनी भी सारी बात हमने की है, सोचने समझने की असीम क्षमता, है ना। और मानव के रूप में हमने पहचाना कि ये समाधान से सुखी होता है। देखो, ये भी एक अद्भुत बात है जिस पे हम थोड़ा सोचेंगे तो हमारा ध्यान में जाएगा। ये क्या चीज़ है मानव में जो समाधान, कोई चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता तो बहुत खुश हो जाता, जबकि आपको कोई लेन देन नहीं ना उससे। ये एग्जिस्टेंस में गैलेक्सी कैसे काम कर रही है, कहाँ तक गैलेक्सी है, अब मेरे को क्या लेन देन इस बात से यार। मेरी बीवी ठीक है, मेरा बच्चा भी ठीक है, मेरी जॉब भी ठीक है, मेरी गाड़ी भी ठीक है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि गैलेक्सी कैसे काम करती है। मैं क्यों जानना चाहता हूँ गैलेक्सी को। और जिसको पता चलता है वो खुशी के मारे नाचने लगता है। ये मानव में क्या चीज़ है कि किसी भी फॉर्म में होने से लेके किसी भी फॉर्म तक उसका सुख का एक ही डिज़ाइन है कि वो जब भी समाधान को पा लेता है वो खुश हो जाता है। क्या समाधान? पैसा कहाँ से आएगा, ये भी समाधान है। शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, ये भी समाधान है। बीवी कैसे खुश रहेगी, ये भी समाधान है। ये देश में राजनीति कैसे ठीक होगी, ये भी समाधान है ना। तो एक व्यक्ति से लेके, एक व्यक्ति के शरीर से लेके, मन से लेके, परिवार से लेके, समाज, देश, राष्ट्र, धरती, और दूसरी धरती मिल गई तो उनके साथ में क्या करना है, अभी मिली नहीं है ना। ये हर जगह मानव का एक ही सूत्र है कि वो समाधान से सुखी होता है। अब सोच के देखो, कौन सा ब्रेन सेल ऐसा हो गया जिसको सारे समाधान की जरूरत पड़ गई। क्यों नहीं सोचे अपन साइंस में बिल्कुल ही। तो मेरे को कभी कभी लगता है साइंस भी हमने बिल्कुल भागवत की तरह पढ़ी है। बहुत मेरे को ऐसा क्लियरली कहने की इच्छा होती है।
कुछ नहीं, पढ़ लिए, 4 एग्जाम्पल पढ़ लिए, 4 मोटी किताबें पढ़ ली और हमको फिर वैसी वैसी भाषा हम प्रयोग करने लगते हैं, वैसे वैसे। पिछले शिविर में एक डॉक्टर साहब थे, 3-4 डॉक्टर थे, 2 वेटनरियन थे और एक गायनिक और एक कोई और। वो जीवन पे आके परेशान हो गए, जैसे आपका ध्यान चला गया ऐसे उनका भी गया। और एक दिन तो उनका मूड खराब रहा, लास्ट दिन बोलते हैं बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये हर शिविर में ऐसे ही होता है। मैं तो 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, इतने सालों में कितने सारे डॉक्टर आए होंगे, जब भी जीवन की बात आती है उनका मन खराब है। नहीं, आपके पास क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या एम्फिरिकल डाटा है। कई लोग लड़ना ही शुरू कर देते हैं, है ना। मसूरी में एक शिविर था। मसूरी में क्या है, लोग अपनी पत्नियों को लाने में उनको आसानी होती है, मसूरी घुमाने के बहाने ले आते और ला के मेरे सामने बिठा देते हैं। वो पहले से नाराज रहती है, मसूरी लेके आए थे, शिविर में बिठा दिए, तो उनका एक गुस्सा मेरे को झेलना पड़ता है। तो दूसरे दिन वो लोग आए, 5 डॉक्टर चंडीगढ़ से थे, और उस समय हम थोड़ा जीवन जल्दी खोल देते थे, तो तीसरे दिन जीवन खुल गया। अब भाई साहब डॉक्टर साहब तो गर्म हो गए, आपके पास क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या एम्फेरिकल डाटा है, क्या रिसर्च है, आपके बोलने का आधार क्या है, आप इतनी पब्लिक में कुछ भी ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो मैंने कहा देखो बात तो ठीक है, इस मामले में आपकी पढ़ाई ज़्यादा है, मेरी पढ़ाई कम है, ऐसा स्वीकारने में मुझको कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो यही मान लूँगा कि घुटने से ही सब कुछ चलता है। आप मेरा काम भर कर दो, मैं भय से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं भय से भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरी बीवी मेरे को तंग मत करे, मेरा बच्चा खुश रहे और मेरा पड़ोसी भी ठीक रहे। अब ये घुटना मान के होता हो, ब्रेन मान के होता हो, जो होता हो वो हो जाए, ये प्रॉब्लम मिट जाए, थियरी ठीक है। तो मैं तो ऐसे बोल के कुछ उसको थोड़ा गुस्सा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बीवी खड़ी होकर बोलती है, भाई साहब मैं इनके साथ 25 साल से रह रही हूँ, इनको कुछ समझ नहीं आया है, आप बोलो। ओ भाई साहब, एक के साथ में 4 तो फ्री में निपट गए। उसके बाद तो कुछ नहीं बोले 3 दिन, 5 में से एक जन नहीं बोला। लास्ट के दिन 5 एक साथ मिलके खुद चल के आए, बोले बात ठीक है, ठीक। और जब फंसती है ना अपनी, जब शनि की 7.5 आती है जाता वो भी ज्योतिषी के पास। तो हमारा एक डिजाइन वो है, जब हम लॉजिकली बात करेंगे। एक मेरा प्रोफेशन है, जब मैं एक पिता के रूप में हूं, पति के रूप में हूं, तब मैं एक अलग आदमी हूं, तब मैं मेरी बिलीफ सिस्टम के साथ हूं। तो मैं मंदिर, ये जो डॉक्टर RX, ये RX क्यों लिखता है डॉक्टर, पता है क्या होता है? वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी दवाई सफल हो जाए। ये RX का मतलब होता है। और लास्ट में क्या बोलता है, अब तो दुआ ही काम करेगी। यार फिर जब इतना बोल रहे हो तो दुआ कहीं से तो आती होगी, कुछ तो होता होगा मैकेनिज्म। तो ऐसा मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, ये अपने आप में सोचने लायक बात है। क्या ऐसी चीज है कि ये मानव समाधान से सुखी होता है? क्या लगता है सभा को? अब बताओ, मैं इस काम को 20 साल से कर रहा हूं, पैसा एक नहीं मिलता। और लगभग मेरी फैमिली में, अब तो मामला ठीक है, एक दौर लंबा गुजरा है जब मेरी पत्नी मेरे काम से सहमत नहीं थी और मेरे परिवार में झंझट होते थे, मैं फिर भी करता था। जिस काम से एक पैसा नहीं मिलना, अच्छा ऐसा भी नहीं अखबार में फोटो छप जाती है, ऐसा भी नहीं इलेक्शन में कल वोट मांग लेंगे। क्यों आदमी ये उल्टा सीधा करता रहता है? क्यों किसी गांव के स्कूल में जाने की सोचता है? क्यों हिमालय पे जाके टिक जाता है? अभी हमने तय किया है 3 साल के लिए, ऐसे मन में आया और ऐसी एक स्फुरना हुई तो तय कर लिया कि गंगोत्री के 100 किलोमीटर के डायामीटर में लगातार 3 साल में 3 शिविर हर साल करने हैं। तो अभी 11 जून को गंगोत्री उत्तरकाशी है, 11 जून को उत्तरकाशी है, 25 सितंबर को बद्रीनाथ। अब लोग तो एक दिन घूम के आ जाते हैं, हम बद्रीनाथ में जाके 8 दिन रहेंगे। अब क्या करें, अब 8 दिन रहने का और कोई तरीका नहीं हमारे पास शिविर लगाने के सिवाय। तो पिछली बार हमने गंगोत्री लगाया। मैं 10-15 साल पहले अपनी फैमिली को लेके गंगोत्री गया,
मसूरी से निकले, शाम तक गंगोत्री पहुंचे, मंदिर का दर्शन किया, एक होटल में कमरा किराया लिए, सोए, सुबह उठ के गाड़ी लेके चले आए। अब वहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद क्या करोगे, 15 मिनट का काम है। शिविर एकमात्र ऐसा तरीका है कि आप 8 घंटे 8 दिन वहाँ रह सकते हो। तो अभी हमने गंगोत्री में शिविर किया, शानदार 8 दिन गंगोत्री में रहे, उसका सुकून अलग था। किसी चीज़ को फील करने के लिए वो एक आध दिन तो बाहर के उसमें प्रभाव में निकल जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये जो खुशबू है आदमी की, है ना, कि वो समाधान से सुखी होता है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, जबकि हमको हर दिशा में समाधान की आवश्यकता है। चलिए, तो ये जीवन को बोल रहे हैं, ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म फॉर्म में है। जड़ वस्तु की परिभाषा और चैतन्य वस्तु की परिभाषा अलग है। जड़ वस्तु की परिभाषा है जो अपने आकार की सीमा में काम करे, उसका नाम जड़ है। क्या मतलब, मेरे को पेन से बोर्ड पे लिखना है तो मेरे को पेन को उठा के बोर्ड तक ले जाना पड़ेगा, ये अपने आकार की सीमा में ही काम करता है। चैतन्य इकाई वो चीज है जो अपने आकार से अधिक सीमा में काम कर सकता है। चैतन्य इकाई का परिभाषा है जो अपने आकार से अधिक सीमा में काम करने में सक्षम है, उसका नाम चैतन्य इकाई है। कैसे काम करता है, कैसे काम करता है? तो ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवन नाम की चीज जो कि परमाणुविक स्वरूप में है, पूरी नेचर में देखेंगे तो कोई चीज किसी चीज को टच नहीं करता है ना। जैसे एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं, चाहे सेंटर में है चाहे ऑर्बिट में है, वो एक दूसरे को छूते हैं? नहीं छूते हैं। दो एटम एक दूसरे को छूते हैं? नहीं छूते हैं। दो मॉलिक्यूल छूते हैं? नहीं छूते हैं। दो सेल छूते हैं? नहीं छूते हैं। दो धरती छूती है? नहीं छूती है। तो इससे ये पता चला कि पूरे एग्जिस्टेंस में कोई भी चीज किसी चीज को टच नहीं करता है, एक निश्चित अच्छी दूरी में ही व्यवस्था को पहचानता है। ये सृष्टि का नियम है। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ के लिए संदर्भ इतना है कि बेसिकली ये सूक्ष्म इकाई परमाणुविक स्वरूप में जीवन, शरीर का जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उनके बीच का जो पोलापन है, उस पोलेपन से हॉरिजेंटली वर्टिकली 3 डायमेंशनली गुजरता है। हॉरिजेंटली वर्टिकली 3 डायमेंशनली गुजरता है। और है ना, जैसे एक जलती हुई रस्सी रात में घुमाएं तो कैसा आकार बनेगा? एक जलती हुई रस्सी, उसका ठूंठ जल रहा है, उसको घुमाएं तो कैसा आकार बनेगा? गोला। उसी तरह से शरीर के आकार का जब ये हॉरिजेंटली, वर्टिकली और 3 डायमेंशनली, है ना, ऐसे ऐसे शरीर में पूरे में इच्छा गति से घूमता है, इच्छा गति से घूमता है, तो शरीर के आकार का एक शरीर और तैयार हो गया। इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये काले वाले को स्थूल शरीर बोलते हैं। हार्ड मास का शरीर स्थूल शरीर, ये ब्लू वाला सूक्ष्म शरीर। तो बेसिकली जीवन जिस शरीर को चलाता है, उसके कोशिकाओं के बीच के पोलेपन से इच्छा गति से गुजरता हुआ हॉरिजेंटली, वर्टिकली, 3 डायमेंशनली जिस शरीर को चला रहा होता है, उस शरीर के आकार में हो जाता है। इसको बोलते हैं जीवन का कार्य गति पथ। जीवन का कार्य गति पथ, किस तरह से एक जीवन एक शरीर को चला रहा होता है, तो इसको सूक्ष्म शरीर के रूप में पहचाना। है हाँ, बाहर वाला सूक्ष्म शरीर। तो अब पता चला मैं शरीर में हूं कि शरीर मुझ में है? शरीर मुझ में है, पता चल गया। पीछे दादाजी, जीवन कहाँ रहता है? तो जीवन पुंजाकार स्वरूप में, इसको बोलते हैं पुंजाकार स्वरूप। पुंज का आकार है, एक प्रकाश का शरीर जैसा दिखाई देता है। तो
तो इसको पुंजाकार बोल रहे हैं। तो कोई भी यदि अभी ये जीवन यदि हाथी के शरीर को चलाएगा तो किस आकार में होगा? तो हाथी के शरीर के आकार का होगा, और हाथी के स्थूल शरीर से कुछ बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा। तो मैं शरीर को अपने में एनवलप किए हुए हूं, ब्रेन के थ्रू ही शरीर को चलाता हूं, लेकिन शरीर के आकार में। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा क्या हुआ? देखो, जैसे एक कार को चलाने वाला ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठता है, तो कार को पीछे से कहीं से भी टच करो उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि कार की बॉडी डेड है, कार की बॉडी मरी हुई है। लेकिन मानव के शरीर को कहीं से भी टच करें और ना भी टच करें तो आप बिना टच किए पूरे शरीर को कहीं से भी फील कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मानव का हर सेल चैतन्य है, हर सेल जीवंत है। तो मानव शरीर का हर सेल जीवंत है। जीवंत होने का मतलब है कि ब्रेन के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरा शरीर काम करता है। साथ में जीवन, हर शरीर जीवन कोशिकाओं के पोलेपन से गुजरते हुए बेसिकली सेल्स को चार्ज किए रहता है। जीवन शरीर को छोड़ दे तो मानव का पूरा सिस्टम तुरंत कोलैप्स होने लगता है। जबकि पेड़ पौधा भी कोशिकाओं से बना हुआ शरीर है, वहाँ कोई जीवन नाम की एंटिटी नहीं है। वो जीवन जो सोचता है, समझता है, सुखी दुखी होता है, जो मानव शरीर को चलाता है, ऐसा कोई जीवन पशु शरीर को, पेड़ पौधा शरीर को नहीं चलाता है। वहाँ कोशिकाएं इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से जिंदा हैं। लेकिन मानव की कोशिकाएं कैसा है, मैं किसी भी सेल को फील कर सकता हूँ। जिन्होंने विपश्यना किया होगा, किस लोगों ने विपश्यना किया? विपश्यना में कैसा कराते हैं, है ना? आप बिल्कुल आप फील कर सकते हो और अपने ध्यान को सुई की तरह बारीक करके चुभो सकते हो। ये सुई की तरह बारीक करके मैं क्या कर रहा हूं? इसका मतलब है कि मेरा ध्यान इतना सूक्ष्म हो सकता है कि मैं सुई की नोक जितना फील करने की ताकत रखता हूं। जीवन की सूक्ष्मता। तो इससे ये पता चला कि बेसिकली मैं शरीर को अपने आप में एनवलप किए हुए हूं और इस तरह से मैं शरीर को चलाता हूं। इसके कुछ लाइव एग्जाम्पल देखें। जैसे कभी दिल्ली में अप्पू घर हुआ करता था, आप लोग को तो याद होगा कि नहीं होगा, है ना? उसमें कोलंबस एक नाव थी, वो ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर जाती है। नाव की चोटी पे बैठ जाओ, बीच में बैठने से मजा नहीं आता है। या वो एक झूला रहता है गोल वाला जो ऊपर से नीचे आता है। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तब शरीर में कहां कैसा फील होता है? तो ऐसा लगता है पेट में से कुछ निकल, ठीक हो गया? क्या चीज है वो, क्या एहसास है? जो रोज उसी नाव में बैठेगा उसको कोई प्रॉब्लम आएगी? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको सेट हो गया है। इसका मतलब है यदि शरीर ऊपर से नीचे गिरेगा तो किस नियम से गिरेगा? ग्रेविटेशन से गिरेगा। और जब मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो किस नियम से गिरूंगा? मैं भारहीन हूं, मुझ पे ग्रेविटेशन लागू नहीं होता है। यदि मैं ऊपर से नीचे गिरूंगा तो मैं किस नियम से गिरूंगा? इच्छा गति से। केवल मैं शरीर के साथ बना रहना चाहता हूं, इसलिए मैं शरीर के साथ साथ हूं और कोई कारण नहीं है जीवन मेरे शरीर के साथ होने का। और जिस क्षण मैं तय कर लेता हूं कि अब मुझको शरीर के साथ नहीं रहना है, मैं शरीर को पंखे से लटका सकता हूं, ठीक? और ऐसे भी लोग हैं जो इच्छा पूर्वक शरीर को छोड़ सकते हैं, निर्णय पूर्वक। उसकी भी टेक्निक्स है ना, हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सार बात क्या निकली? सार बात इतना ही निकला, जब मैं ऊपर से नीचे आऊँगा तो केवल मैं शरीर के साथ बना रहना चाहता हूँ और मेरी प्रैक्टिस नहीं है। तो जब शरीर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यदि शरीर थोड़ा भी, शरीर और मैं के बीच में तालमेल थोड़ा सा भी बिगड़ गया तो शरीर और जीवन के बीच का
भी वो जगह है, शरीर में ना भी वो जगह है जहाँ जीवन और शरीर, बेसिकली शरीर का सेंटर है। तो जैसे ही जीवन और शरीर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो पूरा एक इम्बैलेंस हमको दिखाई देता है और पूरा घबराहट, पेट में घबराहट जैसा फील होता है। उसको रोज़ प्रैक्टिस करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए स्पेस शटल में जो लोग जाते हैं उनको क्या प्रैक्टिस कराते हैं? रॉकेट 11.2 किलोमीटर, क्या बोलते हैं, 11.2 मीटर पर सेकंड से ऊपर उठता है। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 40,000 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा? लगभग ऐसे ही आएगा ना। अब आप कल्पना कीजिए कि अचानक स्टार्ट होते ही गाड़ी 40,000 किलोमीटर पर, हॉरिजॉन्टल की हमको प्रैक्टिस है। आप मोटरसाइकिल पे उल्टा मुंह करके बैठ जाओ, कैसा लगता है? ठीक है, रोज ऐसे ही बैठो, बचपन से ऐसे ही बिठाया जाए तो कैसा लगेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, आदत की बात है ना, जीवन उसको स्वीकार लेता है। तो जो लोग रॉकेट में बैठ रहे हैं तो उनको 6 महीने उस गति की प्रैक्टिस कराते हैं, है ना। नहीं तो क्या होगा, यदि अननोन को बिठा दिया तो पता चले शरीर ऊपर रह गया, वो जीवन वहीं बैठा रह गया। इसलिए 6 महीने उसकी प्रैक्टिस कराते हैं उस गति का, ताकि वो अपने संतुलन को बनाए रखे। तो इसका मतलब ये हुआ, जो बात अभी ये बोल रहे थे, जितने भी ऊंची बिल्डिंगों से कूद के लोग, आत्महत्या बोलूं कि शरीर हत्या बोलूं? शरीर हत्या बोलना पड़ेगा क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। ऊंची बिल्डिंगों से कूद के जितने लोग शरीर हत्या करते हैं, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि गिरने के पहले मर चुका था। क्योंकि जब आदमी जिंदा जमीन से टकराता है तो हड्डियां अलग तरह से टूटती हैं, वो शरीर को संभाल के रखता है, और जब लाश गिरती है तो उसके गिरने का तरीका अलग है। तो इसका मतलब ये नीचे पहुंचने से पहले कैसे मर गया? तो जीवन को तो दिख रहा है बेटा जाके टकराएगा और तेरी हालत बहुत खराब होने वाली है। तो इससे पहले कि शरीर टकराए और उतना बड़ा दुख गले पड़ेगा, वो बीच में से ही एग्जिट मार गया। जब कूदा था तो निर्णय पूर्वक ही कूदा था और बीच में ही गायब हो गया। वो नीचे गिरा तो बिना लाश गिरी थी। दूसरा बढ़िया एग्जाम्पल है, भारत में 95% सांपों में जहर नहीं होता है और सांप काटने से 95% लोग मर जाते हैं। क्या चीज के कारण? केवल ये स्वीकारने से कि सांप ने काट लिया है, अब मैं नहीं बच सकता। ऑटोमेटिकली वैसा ही हार्मोन सिक्रीशन होता है और वैसे ही रिजल्ट आ जाता है। इन तमाम एग्जाम्पल से हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि जीवन और शरीर के साथ साथ होने की कुछ घटनाओं को हमने चर्चा करने की कोशिश की। अब एक दूसरी घटना को चर्चा करते हैं। जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। बच्चे को हम बोलना कैसे सिखाते हैं? 2 मिनट। बच्चे को हम बोलना कैसे सिखाते हैं? बोलो बेटा पा। इतना बड़ा मुंह फाड़ने की क्या जरूरत है? धीरे से बोल दो, पा। नहीं बोलेगा तो बच्चा क्या करता है? बच्चा देख रहा है कि इतना बड़ा मुंह फाड़ा और कान से सुनता है कि ये ध्वनि आई। तो बच्चा मतलब जीवन सुनता है, आंख से देखता है कि मुंह इतना बड़ा और ऐसी आवाज़ आई। दोनों आवाज़ को ले जाके वो अपने में जोड़ के देखता है, वापस उसको रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी स्किल्स हैं वो जीवन और शरीर के तादात्म्य को पहचानने की कहानी है ना। जैसे चलना, जैसे किसी को आपने डांस करता हुआ देखा, डांस करता हुआ देख के क्या आ गया? आपके पास स्टेप्स मेमोरी में आ गए। फिर आप प्रैक्टिस बोलते हैं तो क्या कर रहे हैं? जब प्रैक्टिस बोलते हैं तो क्या करते हैं? प्रैक्टिस बोलते हैं तो जो मेमोरी में स्टेप्स आ गए हैं उसके अनुसार शरीर को हिलाना है। स्टेप्स कहाँ पे आ गए? जीवन में, मेमोरी में, ठीक है। और जीवन की सहमति है कि मेरे को डांस करना है, फिर वो शरीर को उसके अनुसार हिलाएगा। तो जीवन के सहमति के अनुसार शरीर को हिला पाता है, इसका नाम डांस करना है, ठीक। जीवन की सहमति के अनुसार बोल पाता है,
जीवन और शरीर का तादात्म्य है, तो जितने भी लर्निंग प्रैक्टिस है वो सारा जीवन और शरीर के तादात्म्य का नाम है। आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल ध्यान में आएगा। जिसको साइकिल चलानी नहीं आती, जब वो सीट के पीछे, साइकिल पे पीछे बैठता है तो आपको गिराने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है, जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है। जिसको साइकिल चलानी आती है वो इस तरह से बैठता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। कैसे हुआ ये? वो अपने वेट को खुद ही बैलेंस करता है। जिसको साइकिल चलानी नहीं आती उसको वेट को साइकिल चलाने वाला बैलेंस करता है। इसका मतलब है, और साइकिल चलाना अपने आप में, देखो ये दो एग्जाम्पल है, गोल रोटी बेलना और साइकिल चलाना, ये एक ही तरह की चीज है कि अलग अलग चीज है? ये एक नहीं है। गोल रोटी बनाना शुद्ध प्रैक्टिस है। साइकिल चलाने को पहचानना कोई 5 मिनट में सीखता है और कोई 5 महीने में नहीं सीखता है। साइकिल चलाने को पहचानने का क्या मतलब, साइकिल चलाना सीखना क्या मतलब है? साइकिल चलाने का सीखने का मतलब है मैं उस पॉइंट को फील कर लेता हूं जहां साइकिल नहीं गिरती है। वो फील करने वाली चीज है, वो प्रैक्टिस करके नहीं है। तो जिसने वो जितना 2 मिनट में फील कर लिया, बैठा और फील कर लिया, साइकिल आ गया। इसका मतलब है साइकिल अपने आप में फील करने वाला काम है, रोटी गोल बनाना एक प्रैक्टिस वाला काम है। तो खैर, अब नाचना गाना एक और बढ़िया एग्जाम्पल है। पशु के शरीर में भी 70% पानी होता है, मानव के शरीर में भी 70% पानी होता है। पशु कभी नहीं डूबता है, कभी नहीं सीखता है, मानव सीख के भी डूब जाता है। क्यों? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि 70% पानी है तो उसको नहीं डूबना है। मानव के शरीर में 70% पानी है तो क्यों डूब जाता है? है? तो मात्र डर के मारे, है ना? तो इसका मतलब इतना ही हुआ कि जिस काम को पशु वंश विधि से करता है वो बिल्कुल अपने शरीर को पानी में उस तरह से रखे रहता है। हम तो हाथ पैर मार के, वो बैलेंस मार के नीचे जाते हैं ना, मेहनत करके। तो इसका मतलब है कि पशु, हमको उस काम को सीखना होता है कि शरीर को किस आकार में पानी में रखे रखना है? बच्चा, वो बच्चा वो सीखा हुआ नहीं है ना तैरने को। तो मानव को हर चीज को सीखना ही होता है। मानव में गर्भ से लेके कुछ नहीं आएगा, जीरो से शुरू करेगा। महापुरुष भी पैदा होगा तो उसके अंदर में जीवन में कोई ज्ञान रहेगा, लेकिन जब यात्रा शुरू करेगा तो जीरो से ही शुरू करेगा। बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा, भाषा सीखेगा और धीरे से उसका ज्ञान अनरोल होगा। तो जीरो से ही शुरू करता है। ये समझ में आया? माइक। हाँ जी। ये आपने बताया कि जीवन जो है पूरे शरीर में रहता है, हर जगह रहता है, इच्छा गति से लगातार ट्रैवल करता है और एक आकार में, पुंजाकार आकार में बना रहता है। किसी कारण से एक टांग कट गई, वो मैं बताऊंगा। तो जीवन उसमें चला गया। अब अभी बताता हूँ, पहले इनको पूरा कर दूं। यही पूछ रही थी भैया कि ये स्किल्स तो आपके लिए नेक्स्ट बर्थ के लिए बेनिफिशियल है, फिर इसको प्रकृति क्यों लैप्स कर देती है? किसको? ये बोलना सुनना, उसको हर बर्थ में हर वही चीज़ें जीरो से क्यों स्टार्ट करनी होती है? जबकि पशु का बच्चा तो बहुत सारी चीज़ें सीख के आता है। वो 11 जुलाई से 7 अगस्त है दिल्ली में, 1 महीने का, ठीक है? उसमें आ जाना। हाँ जी, जो बात आपने बोली, 1 मिनट इनकी बात पूरी कर लें। मेडिकल साइंस में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फैंटम लेग। फैंटम लेग क्या है? फैंटम लेग ये है कि मेरी टांग कट गई एक्सीडेंट में। कौन सी वाली कट गई? काली वाली कट गई। अब ये वाली तो कटती नहीं है ना, ये तो जीवन है। तो मेरी काली वाली टांग कट गई। अब दर्द होता है यहां, जहां टांग है ही नहीं वहां दर्द होता है। इसको फैंटम लेग बोलते हैं। तो मेडिकल साइंस में फैंटम मतलब भूतिया टांग, ठीक? लेकिन क्या चीज है?
दर्द को महसूस करने वाला कौन है? यदि जीवन की ये स्वीकृति है कि मेरी टांग, है ना, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, हीरो की टांग कट गई, है ना, वो बेहोश है, अब उसको धीरे से होश आया है ना, अब उसको बता नहीं रहे हैं कि टांग कट गई है, धीरे से वो हाथ पैर कुछ जाता है, उसका हाथ जाता है, फिर चिल्लाता है, वो मेरी टांग कहाँ गई? ठीक तो उसको टांग कट गई, उसको अपने से तो पता नहीं चलता है, उसको वो एहसास जब तक नहीं आएगा, जब तक वो रजिस्टर नहीं होगा कि टांग कट गई, और कोई स्वीकार ही नहीं पा रहा है कि मेरी टांग कट गई, क्यों कट गई है। वो जो जीवन में कन्फ्लिक्ट है, या मेरे को लगता है कि वो बाई का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, उसका जो बच्चा जनते समय, बच्चा तो उसका बच गया ना, बच्चा नहीं बचा ना, तो बच्चा जनते समय जो उसको लेबर पेन हुआ, और चूंकि मेंटल ब्रेन में जो भी इम्बैलेंस हुआ मिनरल्स की कमी के कारण, वो उस समय का ब्रेन, उस समय का जो पेन है वो जीवन में रजिस्टर हो गया। ब्रेन इम्बैलेंस होने की, उस स्थिति को इम्बैलेंस होने के कारण अब उसको बेहोशी में भी, अब बच्चा जने हुए उसको 2 महीना हो गया, लेकिन उसको अभी भी लेबर पेन हो रहा है, और वो ऐसे ही बिल्कुल परेशान होती है जैसे लेबर पेन में परेशान होते हैं। वो मेमोरी उसकी, है ना, जैसे सपना देखते हैं अपन, सपना देखने में जो जो होता है सब सच्चाई होता है ना, अपने को कहाँ ऐसा लगता है कि ये सपना है, उस समय तो ये लग रहा है कि सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यदि मेमोरी में कोई चीज़ रजिस्टर हो गई और उसमें उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया, जब भी वो मेमोरी याद आएगी, हमारी भूतकाल की पीड़ा क्या चीज़ है, किसी ने मेरे साथ कोई गलत किया था, 20 साल पहले किया था, लेकिन अभी भी जब वो याद आता है तो वही पेन होता है, या वही परेशानी, मानसिक परेशानी होती है। तो इसका मतलब है जीवन में वो पेन रजिस्टर हुआ है और जीवन उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है ना। तो इसका मतलब है जो भूतिया टांग है, उसका मतलब इतना हुआ कि जीवन का स्वीकृति है कि वो जीवन पुंज तो पूरा ही बना हुआ है, और वो पेन है जो उस समय पे रजिस्टर हुआ है, वो पेन कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं जीवन और शरीर के बीच में जो सामंजस्य है वो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है। सर हाँ जी सर, 2 क्वेश्चन है। एक तो सर पैरालिसिस के टाइम पे क्या होता है? पैरालिसिस तो सिंपल ब्रेन का लोचा है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ब्रेन में कोई है जो जीवन से जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है, शरीर उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, हाथ पैर नहीं उठ रहा है। सर दूसरा क्वेश्चन है कि जीवन तो आपने कहा हमेशा से सृष्टि में चारों तरफ मौजूद है, बट मतलब एंटिटीज हैं 1 2 3 4 ही हैं, अनंत ही हैं, लेकिन इस हॉल में कितने जीवन हैं सशरीर के अलावा ये मेरे को नहीं पता। होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने बेड मांगेगा नहीं, खाना मांगेगा नहीं, आपके कंधे पे 4 बैठे हो, आपको क्या दिक्कत है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फर्स्ट प्राणी जन्मा था, मतलब पहला इंसान, वो उसके लिए शरीर कहाँ से आया था? फिर पहला इंसान, पहला मानव में शरीर कहाँ से, नेचर में शरीर कैसे प्रकट हुआ? हाँ 11 जुलाई से 7 अगस्त में। हाँ जी। हाँ सर। सर अभी अपन बात कर रहे थे कि जब ऊपर से नीचे आते हैं अलग किसी कारणवश से, या एक्सीडेंटल केस में या सुसाइड वाले में, तो उस समय जीवन अलग हो जाता है। कई दफा हम ये सबके साथ नहीं जी, जो निर्णय लेगा, जो उसमें बहुत फियर के साथ हो गया वो जी नहीं। अब मैं ये पूछ रहा था, एक 5-6 किलो के आसपास का बच्चा है, छोटा है, उसको अपने गोद में ले रखा है, उसका वजन कम महसूस होता है, जो ही उससे नींद आ जाती है तो इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है जी। जब आप किसी की लाश उठाते हो तो कितनी भारी लगती है। वो अवसर नहीं मिला सर, है ना, है वो अवसर मिला नहीं सर, मिला नहीं। कैसे आदमी, बिल्कुल सामाजिकता नहीं है लेकिन इतनी उम्र तक अभी एक लाश नहीं उठाए हो। तो इसका मतलब ये है जीवन अपने में अपने वजन को संभाले हुए है। इससे और शानदार एग्जाम्पल है, एक छोटे बच्चे को देखो, एक छोटे बच्चे की चाल कैसी होती है और एक बड़े आदमी की चाल कैसी होती है, क्या फर्क है दोनों में? छोटा बच्चा फुदकता फुदकता ही चलता है ना, और बड़ा कैसे चलता है? जैसे जिंदगी का बोझा लिए जा रहा हो। ये बच्चा फुदकता क्यों है?
तो इसका मतलब है मानव के रूप में एक तो ये क्लैरिटी बनने की ज़रूरत है कि इस काला वाला शरीर पूरा ही मर गया, तो क्या बचा? जीवन पुंज बचा ही रहता है और उसी शरीर उसी शेप में बचा रहता है। मतलब आपने स्त्री शरीर चलाया, आपने ज़िंदगी भर सूट सलवार पहना, ठीक है, मैंने ज़िंदगी भर पैंट शर्ट पहनी। मेरे को तो दूसरी चिंता रहती है कभी कभी कि जीवन रूप में ये माइक मत लगा रह जाए। तो जीवन जिस शरीर को चलाता है और जिस वेशभूषा में रहता है, बेसिकली उस पूरे को ही स्वीकारे हुए रहता है। और कल ये शरीर मर गया तो आप मेरी जीवन रूप में देखने की किसी की सामर्थ्य होगी तो मैं फेस देख के पहचान लूँगा कि हाँ ये सोम है, ये है, तो आपको वो शक्ल, जब तक मैं अगला शरीर नहीं चलाऊंगा तब तक पुराने शरीर के पुंजाकार में बना रहता हूँ और वो पुंजाकार पहचान में आता है, ठीक है। फीलिंग में भी आएगा और देखने से भी पहचान में आ सकता है। एक मिनट, तो जीवन ये पुंजाकार के रूप में बना रहता है। अपन बच्चे की बात कर रहे थे, तो ये पुंजाकार को कोई भी मानव लगभग 6 फुट प्लस माइनस 80 से 100 किलो, 80 किलो प्लस माइनस में रहता है। तो जीवन को हैबिट है कि 80 kg प्लस माइनस और 6 फुट प्लस माइनस के शरीर को चलाने का। जब उसने शरीर छोड़ा है तो लगभग एक ऐसे शरीर को चलाता रहा है। अब जब उसने अगला शरीर चूज किया तो बेसिकली वो पुंजाकार छोटा होकर बच्चे के स्वरूप में हो जाता है। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसकी आदत क्या है? 6 फुट का शरीर चलाने की। 6 फुट का शरीर और 80 किलो का शरीर। 6 फुट और 80 किलो के शरीर चलाने वाले को 1.5 फुट और 5 किलो का चीज मिल गया है, छोटे बच्चे का शरीर है ना। तो उछाल उछाल के उसके मजे लेते रहता है। तो बच्चों की चाल में जो फुदकना दिखाई देता है तो बेसिकली वो उत्सव है। एक तो उसके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान का विरोध, भविष्य की चिंता, और वो शरीर फिजिकली उसके लिए बहुत हल्की चीज है जो उसकी हैबिट में है जिस तरह का शरीर चलाने का। तो इस क्रम में ऐसा बोलते हैं कि वो उसको है ना खुश है। एक तो उसका कोई बैगेज नहीं है, दूसरा शरीर उसके लिए फिजिकली बहुत हल्की चीज है, इसलिए वो उसको अपनी मस्ती में रहता है। 5 किलो, जब वो 100 किलो का चलाता है तो 5 किलो का क्या है, ऐसे ही उसके मजे लेता है। तो ये ठीक हो गया। हाँ जी सर, विपासना में मतलब अभी आपने जिक्र किए थे तो उसमें वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन वन बॉडी पार्ट एंड वी स्कैन द एंटायर बॉडी, उसमें जस्ट फोकस करते हैं। तो मुझे ये पूछना था, वो जो फोकस हम कर रहे हैं एक एक पॉइंट पे, वो जीवन का फोकस कर रहे हैं या जस्ट जीवन का ही फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखो फिजिकली तो जीवन परमाणुविक स्वरूप में सेल्स के बीच के स्पेस से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, 3 डायमेंशनली गुजरता हुआ शरीर के पुंजाकार में रहता है। एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति ये है कि मैं शरीर के जिस जगह को फील करना चाहूँ, मैं घुटने को, अभी मैं घुटने पे अपनी संवेदना को फील कर रहा हूँ, तो मैं घुटने पे संवेदना को फील कर रहा हूँ, तो मेरे को घुटना पूरा, घुटने के भीतर की संवेदना को मैं फील कर सकता हूँ। अब बाकी जगह क्या हो रहा है मेरे को वहाँ का पता नहीं है, क्योंकि वहाँ भी मैं गया नहीं हूँ। तो जब कहते हैं कि घुटने पे अपनी संवेदना देखो, थाइस पे देखो, पेट पे देखो, छाती पे देखो, वो जो निद्रा भी करते हैं ना, योग निद्रा है ना, अब ये हथेली, घुटना, टखना, कोनी, कंधा है ना, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब उसको फील कर रहा हूँ, उस अंग को फील कर रहा हूँ। तो जिस अंग को मैं फील, तो मैं ही फील कर रहा हूँ। तो बेसिकली शरीर गर्म है कि ठंडा है, स्वस्थ है कि बीमार है, मुझको शरीर स्वस्थ है कैसे पता चलता है, और शरीर बीमार हो गया कैसे पता चलता है? तो हर जीवन में स्वस्थ शरीर का रेफरेंस बना हुआ है। जब भी उससे अधिक टेम्परेचर हुआ, जब भी कहीं पे उससे भिन्न कोई संवेदना आती है, तो मैं कहता हूँ ये एबनॉर्मल संवेदना है। तो संवेदना, और वो संवेदना मेरे पास मेमोरी में, चित्त में रजिस्टर्ड है।
तो स्वस्थ शरीर का संवेदना चित्त में रजिस्टर्ड रहता है। जब भी उससे भिन्न संवेदना आता है तो उस स्वस्थ वाली संवेदना रेफरेंस से मैच नहीं करता है, तो मैं कहता हूँ कुछ गड़बड़ है। तो बेसिकली मैं वो विपश्यना में एक निर्झरा होती है, निर्झरा बोलते हैं। निर्झरा का मतलब सब कुछ बदल रहा है और सब परिवर्तनशील है और मैं इसका साक्षी हो जाता हूँ। तो बेसिकली उस समय शरीर एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना है, इसके दृष्टा होने को वो निर्झरा बोलते हैं। मुझे मैं उस लेवल तक गया नहीं सर, बट एक इसी में एक डाउट है सर कि जब स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत इजीली फेस का फील कर सकते हैं, इसका भी ज़्यादा फील कर सकते हैं, बट मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा दोस्तों का भी ऑब्जर्वेशन है जो विपश्यना गए, पैरों का थोड़ा बहुत कम फील कर पाते हैं। इफ जीवन ये पूरा अगर एक शीट जैसा बना हुआ है, नहीं कर सकते वो, आप लोग नए हो इसलिए ऐसा लगता है, कहीं भी पूरा कर सकते हैं। नहीं सर, बट मैं भी विपश्यना किया हूँ इसलिए मुझको पता है सर, बट जितना स्पेसिफिकली, जितना एकदम पिन पॉइंटेडली, क्योंकि रूटीन में हम हैबिट में फेस पे ज़्यादा, देखो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रियाँ इतने में ही है, 5 कर्मेंद्रियों में से एक बोलना ऊपर है, बाकी 4 कर्मेंद्रियाँ नीचे हैं। ठीक है, तो फेस हमारे लिए बहुत जीवंत चीज है, क्योंकि लगातार हम फेस पे बने हुए हैं, लगातार मेरा ध्यान फेस पे बना हुआ है, तो उसकी मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है पहले से भी, इसलिए फेस को फेस करना आसान। भैया हाँ जी सर, विपश्यना में कहते हैं कि जैसे हाँ जी, बाकी लोग साथ साथ चल रहे हैं। हाँ जी, एक बॉडी पार्ट्स पे आपको ध्यान लगाना है और आपको ये समझाना है कि सब क्षणिक है, सब अनित्य है, अनित्य है ना। तो मतलब मेरा 3 का क्वेश्चन है कि एक तो कारण शरीर क्या होता है, एक कॉन्शियस क्या है, एक सब कॉन्शियस क्या है। परसों जीवन खोलेंगे तब ज़्यादा ठीक से बात करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम विपश्यना को इससे कनेक्ट करेंगे, इस थ्योरी से, दोनों सेम ही है। देखिए, विपश्यना का पश्य मतलब होता है देखना, विपश्यना का मतलब है विवेक पूर्वक देखना, है ना, हाँ। विशेष देखना, ठीक से देख पाना। तो से देख पाना, विपश्यना ये बताती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर परिवर्तनशील है, ये पता चल गया। विपश्यना से ये पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, है ना। इसलिए बेसिकली इतना हुआ कि वो राग द्वेष से मुक्ति, और राग द्वेष तो आना तो होता ही रहेगा। तो बेसिकली विपश्यना में हम इतना ही देख रहे हैं कि ये शरीर परिवर्तनशील है, बस। सर आगे चलो। सर जैसे अपन इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो सर एक क्वेश्चन आ रहा था मन में कि सर सुपर पावर ही पॉसिबल है क्या फिर? है सुपर पावर से आप क्या समझते हैं? सुपर पावर है, कैसे पहचानेंगे? नहीं, जैसे होता ना, अभी सीरीज आई थी स्ट्रेंजर थिंग्स, तो किसी चीज़ को बिना ऐसा होता ना कॉन्सेंट्रेशन टच उड़ा देना, ऐसा कुछ मतलब कंट्रोल करना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? चलो, मैं सोचता हूँ जीना जो है किसी सुपर पावर से कम नहीं है। एक परिवार में अपनों के साथ शिकायत मुक्त होकर जी पाना, ये सारी सुपर पावर से ऊपर की चीज़ है। क्योंकि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, उन लोगों भी अपने परिवार में जीने का काम अभी नहीं हुआ है। तो मेरे को लगता है कि ये सारी बातें मैं कर सकता हूँ, पर उसका मीनिंग ज़्यादा नहीं है। जीवन की अलग अलग तरह की ताकत है, जीवन की अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरह की ताकत है, जिनको अलग अलग सिद्धियों के रूप में लोगों ने पहचाना है। सिद्धियों की चर्चा करके अपने को कुछ हाथ में आएगा नहीं, मतलब पॉसिबल है, मतलब ऐसा कुछ होता है कुछ, पर वो अपने आप में एक अलग संसार है। तो अपन ने अपनी चर्चा इस बात की है कि हम मानव के रूप में अपने आप को पहचान पाएँ और अपनों के साथ ठीक से जी पाएँ और संसार रहने के लायक बेहतर जगह हो पाए और नेचर के रिसोर्सेज को सदुपयोग कर पाए। ठीक है, फोकस को मेरे को लगता है बनाए रखें, चर्चा तो फिर कहीं भी जाएगी। सर हाँ जी, ये मैं हाँ सर, जैसे अभी बात हुई कि जीवन जब बच्चे के हल्के शरीर में होता है तो वो उसको फुदकाता है, बच्चे के फुदकने का आपकी बात को लूँ, इसके पहले एक अच्छी बात कह देता हूँ जो अपने ध्यान में आएगी तो अच्छा लगेगा। देखिए, जीवन और शरीर का साथ साथ होने का डिज़ाइन आपके सामने थोड़ी सी कहने की कोशिश की।
जीवन और शरीर साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे को टच नहीं करता है, एक निश्चित दूरी पे ही दोनों रहता है जी। कोशिकाओं का जो पोलापन है, खाली है, बीच का जगह है, उसके बीच से गुजरता हुआ तो दोनों साथ साथ हैं। सशरीर मानव के रूप में भी एक दूसरे को टच नहीं करता है, ऐसा दोनों साथ साथ बना हुआ है। तो मैं मानव के रूप में होते हुए भी केवल शरीर के साथ बना हुआ हूँ और शरीर से अधिक आकार में हूँ, शरीर को अपने में एनवेलप किए हुए हूँ। इसलिए जिंदा मानव का वेट कम लगता है, सोए हुए या मरे हुए मानव का वेट बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि उस समय वो एक्चुअल जड़ का वेट है, चैतन्य ने उसको संभाला हुआ नहीं है जी। मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या जीवन की भी कंडीशनिंग होती है कि वो भारी शरीर में है तो उसको नहीं फुदका पाता है, फुदका नहीं पा रहा, और जब वो हल्के में आया तो फुदका पाया, वहाँ उसकी कंडीशनिंग उस हिसाब की थी, इसलिए वो यहाँ फुदका पाया। इसको कंडीशनिंग ना कहें, इसको ये कहें कि एक रियलिटी है जिसमें कि एक आदमी को 100 किलो वेट लेके चलने की आदत थी, अब उसको 5 किलो मिल गया तो मस्ती कर रहा है। तो क्या ट्रांसफर होता है जीवन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में? एक बॉडी से दूसरे बॉडी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक शरीर मरने के बाद जी। कौन मर गया? शरीर मर गया। कौन बच गया? जीवन बच गया। जीवन तो मरता नहीं है। तो जीवन अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, जीवन निरंतर सुख की तलाश में है, समझ पूर्वक सुखी होता है। जब तक वो पूरी समझ को नहीं पाया है तब तक शरीर चलाता रहेगा। इसलिए वो जब दूसरा शरीर चलाएगा, कोई दूसरा शरीर चलाएगा, तब उसकी यात्रा की चर्चा कर रहे हैं जी। और एक सीखने का जो क्रम बताया जीवन में सीखने का कि भाई जीरो से स्टार्ट करता है, इसमें जैसे एक बच्चा पहले बैठना सीख हेलो हाँ, पहले बैठना सीखता है फिर चलना सीखता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले चलना सीखे फिर बैठना सीखे? ये किस वजह से होता है? ये क्रम किसने डिसाइड किया? तो कैसे डिसाइड? आपको क्या लगता है इसमें लॉजिकली सोचेंगे तो रास्ता निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? जब एक बच्चा खड़ा होगा उस बीच में बैठेगा ही। इसमें तो सिंपल बात होगी ना, इसमें तो कोई बहुत साइंस वाली रॉकेट, मतलब एक बच्चा पहला इतना ही करेगा, लेटा है तो पहला स्टेप यही होगा कि करवट बदल पाए जी। उससे अधिक इतना ही होगा कि अपने से पूरी करवट बदल ले, फिर इतना ही है कि बिस्तर पे ही बैठ जाए। जब पूरा खड़ा होने के बाद उससे अगला ही स्टेप होगा। कुछ बच्चे कुछ स्टेप स्किप कर देते हैं, वो ठीक है, वो डिपेंड करेगा, लेकिन क्रम यही होगा। ऐसा नहीं होगा कोई पहले चलने लगेगा और बाद में बैठेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, वो तो क्रम है दिखा, क्लास 1 में जाएगा तो 2 में जाएगा तो 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, मतलब एक सामान्य क्रम तो कोई क्रम होता ही है जी। जी थैंक यू सर। हाँ जी भैया सर, जैसा ये आपने कहा है कि मैं ये तय करता है कि स्त्री होना है या फिर पुरुष होना है। हाँ नहीं, मैं जब भी मतलब मैं जीवन रूप में हूँ, उसको ऐसा बोलेंगे। जब भी एक मानव मरता है और जीवन ये स्वीकार लेता है कि अब ये शरीर मर गया, तो वो 2 भाग में शरीर यात्रा की समीक्षा करता है। एक भाग है सुख दुख, दूसरा भाग है स्वरूप कुरूप। स्वरूप कुरूप का मतलब है कि वो शरीर को डिसाइड करता है कि वो कौन से शरीर को चलाएगा। सुख दुख का मतलब है जिन मान्यताओं से वो सुखी हुआ है, मान्यताएं या समझ। तो 2 भाग में पूरा जीवन समराइज होता है। ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो मृत्यु के नज़दीक से लौट के वापस आए, है ना, कुएं में गिर गया, मरते मरते फिर किसी ने बचा लिया। ऐसे लोगों से आप पूछो लास्ट में क्या हुआ था। तो सर जैसा समाज में हम देखते हैं कि एक मिनट में बात पूरी कर दूं, एक घटना को बता देता हूं। तो कोई भी सारे लोग जिन्होंने स्वीकार लिया कि अब मैं गया, कुएं में डूब रहे थे, कोई और एक्सीडेंट हो गया और फिर भी बच गए, उनसे पूछोगे तो एक सेम घटना बताएंगे। क्या बताएंगे? अंतिम समय में मेरे को ये याद आया, इसकी याद आई। तो अंतिम समय में जो इम्पोर्टेंट है वो पूरा ध्यान में आता। पूरी शरीर यात्रा में जो काम की चीज़ थी वो आपके ध्यान में आई, जिसको आपने सुखदायी माना। तो मैं किस शरीर को सुखदायी मानता हूँ? तो यदि मेरी स्वीकृति स्त्री शरीर की है, मैं मान लीजिए पुरुष शरीर को चलाता हूँ।
एक बढ़िया एग्जाम्पल किसी शिविर में किसी बहन ने शेयर किया था। उसने कहा कि मेरे पिता रोज़ रात को ड्रिंक करके सोते हैं और उनके जीवन में कोई घटना ऐसी घटी है जिससे वो काफ़ी दुखी हुए हैं और वो बस पी के सो जाते हैं, है ना। मरते क्षणों में, मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी से शेयर किया कि पवित्रता से जीने के लिए पुरुष की तुलना में स्त्री शरीर ज़्यादा बेहतर है। ऐसा उन्होंने अपनी बेटी से बस एक लाइन शेयर किया, कोई घटना नहीं बताई। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी सामान्य स्वीकृति में ये था क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है तो किसी महिला में शरीर छोड़ते समय पुरुष शरीर की कामना हो जाए, ये लॉजिकल है। क्योंकि जिंदगी भर स्त्री होने के कारण, जो पुरुष प्रधान समाज है उसके कारण वो कहीं कहीं परेशानियों को झेली है, तो ये हो सकता है। लेकिन कोई पुरुष स्त्री होने की बात करे, इसका लॉजिक थोड़ा कम समझ में आता है। तो इस घटना में इस बात पे ध्यान चला गया कि यदि कोई व्यक्ति से अपने पुरुष होने के कारण कोई ऐसी गलती हो गई और अंतिम समय में उसका ये निष्कर्ष है कि पवित्रता से जीने के लिए स्त्री शरीर ज़्यादा अनुकूल है, उस जीवन का स्वीकृति अब स्त्री शरीर के लिए आ गया। तो इसका मतलब है जो स्वरूप कुरूप वाला कॉलम नीचे रखा है, तो उसके लिए पुरुष शरीर कुरूप हो गया, स्त्री शरीर उसके लिए स्वरूप हो गया। तो कोई शरीर स्वरूप या कुरूप नहीं हुआ, जो मैंने स्वीकारा वो स्वरूप हो गया, जो अस्वीकार किया वो कुरूप हो गया। तो एक डाटा मेरे पास आ गया कि स्त्री शरीर। दूसरा, मेरी मान्यताएं का मतलब है मैं जिस धर्म में, जिस जाति में, सबसे पहले कुटुंब, मैंने किसको स्वीकारा हुआ है, तो मैंने किसी कुटुंब को स्वीकारा हुआ है। फिर मैंने किसी धर्म, जाति, क्षेत्र को स्वीकारा हुआ है। तो उसके आधार पे जब एक जीवन नया शरीर शुरू करता है तो वो मैं अपना किस शरीर को चलाएगा, किस परिवार को चूज करेगा, इस पूरे पैकेज के साथ ही आ रहा है। तो सब कुछ हमारा स्वीकारा हुआ है। तो सर समाज में ये थर्ड जेंडर का भी है? थर्ड जेंडर भी चलता है समाज में? थर्ड जेंडर समाज में, थर्ड जेंडर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड जेंडर हमारे ही परिवार में पैदा हुए लोग हैं। जैसे किसी का हाथ विकसित नहीं हुआ, ऐसे लोग दिखाई देते हैं ना, एक पैर छोटा है, एक पैर बड़ा है। तो जिन लोगों का प्रजनन तंत्र विकसित नहीं हुआ उनको हम थर्ड जेंडर बोल रहे हैं। ये हमारे घरों में पैदा हुए थे, सबसे सेफ लोग थे, क्यों हमने इनको घर से बाहर निकाल दिया? ये सोचने की बात है ना। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग में है कि मानव स्त्री होता है या मानव पुरुष होता है। जितने भी थर्ड जेंडर हैं वो भी मेल फीमेल ही होते हैं, है ना। मेल फीमेल में से किसी का मेल ऑर्गन विकसित नहीं हुआ, किसी का फीमेल ऑर्गन विकसित नहीं हुआ, तो उसको हम थर्ड जेंडर बोल रहे हैं। मेरे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जो ना मेल है फिर फीमेल है, ये परिवार के लिए, कुटुंब के लिए अपमान की बात है, इसलिए इस बच्चे को किसी को दे दो। ऐसा डर के हमने एक नया थर्ड जेंडर का समाज खड़ा कर दिया। ठीक हो गया सर? हाँ जी। वो किन मानदंडों के आधार पर जीवन, किन मानदंडों के आधार पर जीवन किसी स्पेसिफिक बॉडी, कुटुंब या परिवार को पसंद करता है? अपनापन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, तो जो जिसके साथ रहा है। बच्चे के पैदा होने से पहले तो वो जीवन उसके साथ नहीं था, जब वो उसके साथ आया तो किस आधार पर आया, ये पूछना चाह रहा हूँ सर। मतलब मैं जैसा समझ पा रहा हूँ आपकी बात से कि एक माँ के पेट में एक गर्भ है, जब माँ उसमें के पेट जीवन में बच्चा है जी। अब वो 4.5 महीने का हो गया है जी, ब्रेन विकसित हो गया है जी। अब कोई जीवन उसको चलाना शुरू करेगा। हाँ, उसने तो वो किस आधार पे चुनेगा? जी जी जी। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये कैसे? अपनापन, जो उस पर नॉर्मली 2 आधार पे शरीर का चयन करता है। एक तो जब तक स्वयं को शरीर मानता है, जिंदा रहने के धरातल पर जीता है, तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर गर्भ का चयन करता है। अनुकूलता प्रतिकूलता मतलब मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जाति, जैसा उसने माना हुआ है। थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी, जागृति की ओर निकल गया, तो प्रयोजन के आधार पर परिवार का चयन करता है ना। जैसे किसी समय में हमने अपनी ज़िंदगी के पर्पस को लेके अपना ब्लड फैमिली छोड़ के
जहाँ पर्पस के साथ जीने के लिए लोग मिले उनको चूज कर लिया। तो सशरीर भी यही हो रहा है। ये हम में से कितने सारे लोग हैं जो जॉब के लिए किसी शहर को छोड़े, ऐसे भी लोग हैं। हमने जॉब के लिए नहीं छोड़ा, हमने जिंदगी के पर्पस को जहाँ पूरा कर पाए वहाँ चले। तो जब ये सशरीर कर सकते हैं तो गर्भ में भी यही करते हैं। तो इसका मतलब है जब तक मानव भ्रमित होता है तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर गर्भ का चयन करता है। जब वो एक लेवल के ऊपर अवेयर हो जाता है तो पर्पस के लिए शरीर का चयन करता है। ओके, थैंक यू सर। भैया, हाँ जी भैया, यदि मानव में मृत्यु का भय ही नहीं है, उसको स्वीकृति नहीं है कि मेरा शरीर मर जाएगा, उसको शरीर के मरने का कोई भय नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि मृत्यु क्या होता है शरीर का, तो ऐसा होगा क्या? तुम कुछ भी कल्पना करने लगते हो। नहीं तो कल्पना तो वो करो जो होती हो। यदि एक मानव इतना जागृत हुआ है कि वो शरीर के मरने के भय से मुक्त हो गया है तो उसको शरीर का पता चलेगा नहीं चलेगा, मरने का पता चलेगा नहीं चलेगा, कुछ भी कल्पना करोगे। भैया तो फिर वो मरेगा या फिर नहीं? उसको भय ही नहीं है मरने का। शरीर तो मरने वाली चीज है, इसलिए एक दिन मरेगा ही, वो परेशान नहीं होगा, इतनी बात है। हेलो भैया। हाँ जी, हाँ जी भैया, ऐसा भी होता है कि पुरुष तो स्त्री का है लेकिन उसका आचरण कई बार मतलब पुरुष का शरीर है और आचरण स्त्री का होता है कई बार, और यहाँ ऐसा हो सकता है कि स्त्री का शरीर है लेकिन पुरुष का आचरण होता है, तो ऐसा कैसे, ये घटना कैसे संभव है? कहाँ से हो? मैं चित्तौड़ से हूँ। कभी कभी मिसमैच हो जाता है। मतलब ये जीव के साथ होता है। जीवन में स्त्री शरीर की स्वीकृतियां हैं और किसी कोइंसिडेंस और अपनेपन की वजह से कोई और कारण से पुरुष शरीर ले लिया है, या वो जिस वातावरण में पला है, जैसे जो लड़के केवल घरों में बहनें हैं, स्त्रियां हैं, उनके बीच में पलते हैं तो वो उनके आचरण को ज़्यादा ले लेते हैं। तो या तो वातावरण से आ रहा है या जीवन में कोई स्वीकृति की वजह से आ रहा है, दो ही कारण हो सकते हैं। बात समझ में आई? ऐसे बच्चे जहाँ घरों में केवल बहनें हैं, माँ है, स्त्रियों के बीच में ही पल रहा है, तो उसके बिहेवियर में बहुत सारा फिर वैसा ही स्वीकार हो जाता है। जन्म के बाद होता है। जन्म के बाद भी हो सकता है और जीवन में भी कोई स्वीकृति हो सकती है। ठीक है सर। हाँ जी साहब, मैं बोल लूँ? हाँ बोलिए बोलिए। ये जो जीवन है ये मनुष्यतर शरीरों में भी जाता है मध्यस्थ दर्शन के अनुसार या नहीं? मतलब मानव में जो जीवन है वो मानव से नीचे वाले शरीरों में भी जाता है? दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन जीवन की स्वीकृति है। जैसे यहाँ बैठे लोगों में से कितने लोग अगली शरीर यात्रा में पशु शरीर चलाना चाहेंगे? उसका कंट्रोल अपने ही हाथ में है। अपने ही हाथ में, ईश्वर के हाथ में नहीं। दूसरा कोई नहीं बैठा है, अपन ही चूज करते हैं। यहाँ शिविर में आना था, आपने चूज किया कि ईश्वर ने तय किया? नहीं, जैसे अभी तक जो है हमने जो यही सुना है कि भाई अपने कर्मों के अनुसार जो फल देने वाला है वो अलग है, वो देता है। कर्म अच्छे किए होंगे तो मनुष्य जीवन मिल जाएगा। कल उससे परिचय करा देंगे। हाँ जी भैया इधर। हाँ, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान हमारे साथ बुरा नहीं भी करता है फिर भी उसके लिए एक अच्छा भाव ही आता है। अच्छा भाव आता है, वही कि उससे मतलब कोई शिकायत नहीं रहती, पर कोई इंसान अच्छा भाव भी करता है पर ये फीलिंग आती है कि मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती, तो वो क्या है? मतलब जाने दो, अब आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, कुछ आप भी सोचना है ना। अब ये चल रहेगा सिलसिला, तो अब जितना कंटेंट आना था, जितना बेस बनना था, वो कुछ हद तक आ गया है। आगे और गहरा चलेंगे तो आप लोग भी सोचिए और धीरे धीरे उन तारों को निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, मेरे को लगता है कि शोध अपने भीतर होने की आवश्यकता है, रेडीमेड आंसर ज़्यादा काम नहीं आते। हाँ जी, और बताइए कहाँ पहुँचे? इस सारी चर्चा में कहाँ पहुँचे? ठीक, तो एक क्लैरिटी ये बनी कि जीवन एक और बढ़िया काम बता देता हूँ, एक और बढ़िया चीज़। किसी भी शरीर का होना उस प्लैनेट के वातावरण में बनता है। कोई भी शरीर उस प्लैनेट के वातावरण में बनता है। जैसे धरती के शरीर को चांद पे ले जाएं, है ना, तो उसको संभालना मुश्किल है क्योंकि वो यहाँ की ग्रेविटी और यहाँ के वातावरण में डेवलप हुआ है। और कभी चांद के शरीर को धरती पे ले आएंगे बाय द वे, तो उसको भी वैसी मुश्किल आएगी जैसे यहाँ के शरीर को आ रही है।
तो एक तो ये समझ में आया कि किसी भी कोई भी प्लेनेट पे शरीर, तो धरती पे शरीर एक प्रकार के हैं, लगभग आयु 100 प्लस माइनस, वेट भी 100 प्लस माइनस, ये इस प्लेनेट की कहानी है। कोई प्लेनेट ऐसा भी हो सकता है जहाँ मानव सभ्यता हो और वहाँ आयु 250 साल हो सकती है, शरीर 9 फीट के हो सकते हैं। भाई एक जलवायु की बात कह रहा हूँ कि वहाँ का जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ जवानी पता चलता है कि 75 में आ रही है, क्योंकि यहाँ जवानी 25 में आ रही है। जब 250 साल की उम्र होगी तो जवानी भी 75 में आ सकती है। तो इसका मतलब है कि शरीर किसी भी प्लेनेट के वातावरण के और भौगोलिक स्थिति के और वहाँ की धरती के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही होगा, उसकी आयु, है ना, खान पान। जैसे यहाँ के शरीर कार्बनिक है तो दूसरी जगह कुछ और हो सकता है। एक बात, ये जीवन नाम की जो एंटिटी है, ये इसका संबंध किसी धरती विशेष से नहीं होता है। तो जीवन का बनना, जिसकी चर्चा शिविर में नहीं करेंगे कि जीवन कैसे बना, तो जीवन का होना एग्जिस्टेंशियल घटना है। और जीवन का होने का मतलब है कि वो पूरे ब्रह्मांड में यदि कहीं भी प्लेनेट पे इससे विकसित धरती भी हो ही सकती है, इसको मना नहीं कर सकते लॉजिकली। इससे कम विकसित धरती भी हो ही सकती है, हम मना नहीं कर सकते। तो एक धरती ऐसी भी हो सकती है जहाँ जागृत मानव परंपरा है, जहाँ सभी बड़े लोग जागृत हैं, वहाँ पैदा होने वाले सभी बच्चों के लिए जागृति का वातावरण है, जागृति की एजुकेशन है, जागृति के अनुकूल टेक्नोलॉजी है, और वो प्लेनेट हमेशा हमेशा के लिए, है ना, प्रदूषण से मुक्त है और ये नेगेटिविटी से मुक्त है। लॉजिकली कल्पना तो कर ही सकते हैं। और ऐसे भी प्लेनेट हो सकते हैं जहाँ मानव ने अपने विज्ञान की जो भी नेगेटिव करतूत है उसकी वजह से वो प्लेनेट आदमी के रहने के लायक नहीं बचा है, और वो सभ्यता बहुत तेजी से दूसरे प्लेनेट को ढूंढ रही है, क्योंकि यहाँ जात दिन नहीं रह पाएंगे। ऐसी भी स्थितियाँ हो सकती हैं, कल्पना में तो ला ही सकते हैं, है ना। अब कल्पना करें कि इस धरती पे एटॉमिक वेपन यूज हो जाता है। एटॉमिक वेपन यूज होने से फिजन फ्यूजन शुरू हो जाता है और ये सन में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होते ही क्या होगा? वनस्पति खत्म, पशु खत्म, मानव शरीर खत्म, आग का गोला। अब जीवन का क्या होगा? जीवन का क्या होगा? तो जीवन को तो कुछ नहीं होना है, वो तो आग से जलता नहीं, वो तो जलता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, फटता नहीं। ठीक, उसका इतना ही है कि भ्रमित है, जागृत है, सशरीर है, बिना शरीर है, इतना ही कॉम्बिनेशन है। तो अब ये जीवन कुल मिला के जीवन है। तो जीवन, फिर इस प्लेनेट का जीवन, अब ये धरती कब दोबारा धरती बनेगी? ये तो फिर लाखों अरबों साल की कहानी हो गई। तो ये जीवन किसी दूसरे प्लेनेट पे जा ही सकते हैं और वहाँ शरीर चला ही सकते हैं। ठीक हो गया? तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि जीवन एक एग्जिस्टेंशियल घटना है, शरीर किसी धरती के भौगोलिक शरीर किसी धरती में बनने वाली, उस धरती की सीमा में होने वाली घटना है। ये शरीर मर गया, वापस इसी धरती में, इसी धरती से वापस नए शरीर बन गए, तो ये इसका मटेरियल यहीं रहेगा, ये मटेरियल बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जीवन नाम की एंटिटी पूरा ब्रह्मांड में, जिनको जो जागृत हैं वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इच्छा गति से, और बाकी को भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो जीवन का ऐसा मैकेनिज्म काम करता है। और बोलिए माइक। भैया, जैसे कोई प्लेनेट खत्म हो गया और तो वहाँ की मेमोरी भी तो रहेगी जीवन के अंदर। जैसे पृथ्वी खत्म होने के बाद यहाँ की जो जीवन, तुमको पता है पिछली शरीर यात्रा में कहाँ थे? नहीं, फिर क्यों बेकार बात करते हो? हाँ जी, हो गया? तो मेरे को लगता है काफ़ी बातचीत हो गई। तो इन सारी चर्चाओं से एक ही निकल के आया कि मैं मेल या फीमेल नहीं हूँ। कितनी गहरी कंडीशनिंग है? कितनी गहरी कंडीशनिंग है? हाँ जी, नमस्कार भैया। मैं मेल या फीमेल नहीं हूँ, मैं बच्चा बूढ़ा जवान भी नहीं हूँ। इसलिए मेरे को लगता है कि यदि यहाँ हमारा ध्यान जाएगा
तो हम बच्चे को भी अपने समान ही सम्मान दे पाएंगे। तो बच्चा बच्चा नहीं है, उसका शरीर बच्चा है, वो तो हो सकता है आपका बाप निकले। चेतना के स्तर की बात कर रहा हूं। तो इसलिए बच्चों को बहुत छोटा आंकना, उनको अज्ञानी व्यक्ति जैसा देखना और लगातार हमको इनको कुछ समझाना है ऐसा देखना और इन्हीं का काम बड़ों का सम्मान करना है ऐसा देखना, ये भ्रमित होने की स्पष्ट सूचनाएं हैं। बच्चे को कैसा देखना? जीवन रूप में तो सभी समान हैं, ज्ञान रूप में हो सकता है वो मुझसे आगे की चीज होगा, हो सकता है कि नहीं? इस रूप में हर बच्चे को देखना, समानता के साथ व्यवहार करना और सम्मान के साथ प्रस्तुत होना, ये हमारे मानव होने के लक्षण है। बढ़िया, और बोलिए। भैया एक लाइन मेरी मिस हो गई थी, आपने कहा जीवन या तो जागृत है या भ्रमित है, या सशरीर है या बिना शरीर है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता जीवन का। भैया जी भैया, अब जैसे हम अभी मेरे शरीर के अंदर जीवन है, मेरे शरीर के अंदर जीवन नहीं है, फिर तीन हो जाएंगे। मैं जीवन हूँ, इस शरीर को चला रहा हूँ। हाँ, मैं, मेरा जीवन और मेरा शरीर, अब तीन हो गए। मैं, मेरा जीवन और मेरा शरीर, मैं और इस शरीर को चलाता हूँ। हाँ, दो ही हैं, तीन नहीं है। मैं इस शरीर को चलाता हूँ और जीवन और मैं एक ही है। और क्या, जीवन कोई मैं बोल रहे हैं, तो भैया मैं जीवन हूँ। हाँ, तो अब भैया इसमें जो मेरी मेमोरी है, जो मैंने अपना 14 सालों में जो मेमोरी इकट्ठा किया कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, वो मेरे जीवन में है या फिर मेरे शरीर में है? जीवन में रहता ही है। पैरेलल जो वर्किंग मेमोरी है वो ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहता है। कल जब जीवन क्रिया करेंगे तो इस पे बात करेंगे। तो जो कॉन्शियस मेमोरी है, जो मेरी अभी की वर्किंग मेमोरी है, वो मेरे ब्रेन पे प्रोसेस रहता है, इसलिए हम मानव के रूप में काम कर पाते हैं। लेकिन चित्त में जन्म जन्मांतर की तमाम मेमोरीज अवेलेबल रहती है ना। हाँ, लेकिन वो गौण रहती है, हमको याद नहीं आता है। अच्छी बात है। अभी याद आ गया तो क्या होगा? इनका बेटा स्वीकारोगे नहीं और दूसरा कोई तुमको बेटा स्वीकारेगा नहीं, तुम बेघर हो जाओगे। किसी पति को याद आ गया, अभी वाली पत्नी को स्वीकारेगा नहीं, दूसरी पत्नी उसको मारेगी। तो अच्छा नहीं याद आता है। हाँ जी, है? हेलो, ये बिल्कुल सही घटना है। वो हमारे मकान मालिक के बेटे ने मतलब आत्महत्या कर ली, या उसको गोली वोली का कुछ हो गया, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया। फिर वो सर वो कहीं और पैदा हुआ 3 साल बाद, मतलब 3 साल 4 साल बाद वो फिर वापस वो लोग लेके आए और वो अपनी वाइफ को, बच्चों को, सबको पहचानता था। तो बड़ा अजीब स्थिति खड़ी हो गई। बिल्कुल सच घटना आंखों देखी हुई है। होता है, होता है, हाँ होता है। हाँ जी, और बोलिए। बढ़िया है। होरा एस्ट्रोलॉजी। तो पहले मानव से निपट लेते हैं। तो मानव क्या है? मानव क्या है? जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। शरीर मेल और फीमेल है। मैं ना मेल हूं ना फीमेल हूं, मैं केवल सुख की तलाश में हूं, ज्ञान पूर्वक सुखी होता हूं। हाँ जी, क्या बोलते हैं? होरा एस्ट्रोलॉजी। देखो ऐसा है बस कि जैसे जैसे जितने भी प्लैनेट हैं, इनके आगे तक की कितने भी साल की कैलकुलेशन हमारे पास है, क्योंकि इनकी गति और दिशा हमको पता है। ये ठीक है? कोई प्लैनेट कब कहाँ जाएगा, उसके आधार पे क्या कैलकुलेशन आएंगी, वो हमको पता है।
उसी तरह से मानव की भी चेतना, लेवल ऑफ अवेयरनेस का एक स्ट्रक्चर है। तो इसकी गति भी कैसे होगी, उसका भी एक जनरल प्रिंट बनता है, उसी को हम एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हैं। लेकिन मानव के पास कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, इसलिए मैं यदि उसका प्रयोग करता हूं तो मैं मेरे उस जो जनरल पाथ बना हुआ था मैं उसको चेंज कर सकता हूं। जनरल पाथ है आदमी का, अचानक कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बहुत एक क्रमिक प्रोसेस है ना। ऐसे जो भी लोग शिविर करने आ रहे हैं या हम भी इस काम को कर रहे हैं, तो हमारी भी जैसे यदि जीवन को रेट किया जाए, उसकी अवेयरनेस को रेट किया जाए, 1 से लेके 100 माना जाए। 100 फुल्ली अवेयर्ड, 1 मतलब जस्ट शुरू किया है। यदि इसको यहाँ से यहाँ किया जाए तो 10, 20, 30, 40, 50, अब जो 10 पे खड़ा होगा ना वो 11 पे ही जाएगा। कोई शिविर में आया है पहले से ही 60 पे खड़ा है, उसका रिजल्ट 61 से शुरू हो जाएगा। ये यात्रा हमने पहले से भी कर रखी है। क्या यात्रा कर रखी है? एक व्यक्ति इंद्रियों से कितना प्रभावित होता है और कितना नहीं प्रभावित होता है, ये हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कि अलग अलग है। एक व्यक्ति रूप बल धन पद के प्रति कितना आकर्षित है, कितना नहीं आकर्षित है। एक व्यक्ति दूसरे के सुख दुख को कितना अपना मानता है, कितना नहीं मानता है। एक व्यक्ति समाज में सब कुछ ठीक होने के लिए अपना तन मन धन लगाने के लिए कितना तैयार, कितना उसके भीतर वो नेचुरल रेडीनेस है। और एक व्यक्ति पूरी सृष्टि को समझने के लिए कितनी ताकत अपनी नेचुरली लगाए हुए है। इस मामले में हम सब अलग अलग हैं। तो किसी की जर्नी किसी क्षेत्र में 10 है, किसी क्षेत्र में 20 है, तो भैया 20 वाला 21 पे जाएगा, कोई पहले से 90 पे खड़ा होगा, 100 से जाएगा। तो यदि जीवन की रेटिंग देखें, शरीर कुछ नहीं है। शरीर देखो, सबका शरीर वही 5 फुट, वही 70-80 किलो। एक आदमी, चाहे आप सुबह मेलन मस्क या किसी की भी बात करें, एक आदमी इतने बड़े एम्पायर क्रिएट कर देता है, एक आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता है। ये किसकी सामर्थ्य है? शरीर की सामर्थ्य है कि आदमी की जीवन की सामर्थ्य है? ये आदमी के जीवन की सामर्थ्य है। तो जीवन क्या चीज है, कितना पोटेंशियल से भरा हुआ है और कितनी विशाल क्षमताओं के साथ मानव है, ऐसा हम उसका सम्मान नहीं कर पाए। ऐसा हम परिवार, ऐसा समाज, ऐसी एजुकेशन जहाँ उसकी जर्नी, इवोल्यूशन की जर्नी हो सके, उसको हम बहुत क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं। जितना हमारी ये क्लैरिटी बनेगी उतना ये काम बहुत फास्ट हो जाएगा। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।